तो व्हेन शी वाज गोइंग टू एंड फ्रो, तो जब वो दूसरी तरफ से उस रूम की तरफ मुड़ी तो उन्होंने देखा कि 4 परछाइयां घर में एंटर की। सो हेलो एवरीवन, आगे हम लोग फिर से एक और नया एपिसोड लेकर और जनता की भारी डिमांड पे हमारे साथ वापस से जुड़ चुके हैं डॉक्टर मनन गौर, जिनके साथ हम लोगों ने लास्ट पॉडकास्ट किया था और आप लोगों को बहुत मजा आया था। और हमारा डिस्कशन एंड हुआ था सैटेनिक चर्चेस के ऊपर। चर्च ऑफ सैटन जो है कि वो क्या होता है, कैसे काम करता है, कैसे चर्च ऑफ सैटन रिलेट करता है इल्यूमिनाटी को, और भी बहुत सारी चीजें जो हम लोग डिस्कशन करने वाले थे वो आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं। तो आइए मिलते हैं वापस से डॉक्टर मनन से और स्टार्ट करते हैं अपनी जर्नी नेक्स्ट एपिसोड की। तो हेलो सर। हेलो सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू आप सब लोगों को भी। मैंने सारे कमेंट्स पढ़े हैं सर, एंड थैंक यू सो मच फॉर द लव और जो भी प्यार आप लोगों ने दिया। मैंने सारे कमेंट्स को पढ़ा है, सुना है, एनालाइज किया है, और मैं कोशिश करूंगा कि इस बार मैं हिंदी ज़्यादा बोलूँ। हाँ। तो बस सर, आ गया मैं। तो सर शुरू करते हैं जहाँ से हमने लास्ट टाइम पे बात खत्म की थी जी। तो बहुत सारी चीजें हमने डिस्कस की थी, लेकिन अल्टीमेटली हमने बात की थी चर्च ऑफ सैटन की। जी। तो सर मैंने नाम बहुत सुना है ये, लेकिन एक्चुअली बताऊं मैं कभी इसके बारे में जान नहीं पाया। तो वी वुड लव टू नो, हम ये जानना चाहेंगे सिर्फ आपसे पूरी डिटेल्स कि क्या होता है, कैसे इसका कहाँ से ओरिजिनेट हुआ, कैसे काम करता है, और क्या चर्च ऑफ सैटन और इल्यूमिनाटी के अंदर कोई रिलेशन है। सर, पहली चीज़, जब भी हम चर्च ऑफ सैटन बोलते हैं तो इसमें काफ़ी चीज़ें समझने की हैं। अब क्या होता है कि हमारा जब भी हम चर्च ऑफ सैटन सुनते हैं तो सैटन वर्ड सुनते ही पहली चीज़ हमारे दिमाग में क्या आती है? जितने भी सेलिब्रिटीज़ के इंटरव्यूज़ हैं या हमारे यूट्यूब पे जो अवेलेबल वीडियोज़ हैं जिसमें सब वो डार्क वुडू स्टफ हो रहा है, जहाँ पे वो स्कल रखे हैं, रिवर्स पेंटाग्राम्स रखे हुए हैं, सारी सब डार्क वर्शिपिंग और वो सब चीज़ें हो रही हैं। ये सब चीज़ें हमारे दिमाग में आती हैं। तो अब क्या है ना सर, एक्चुअली आई एम नॉट श्योर वो चीज़ें कितनी ट्रू हैं, बिकॉज मैं जो भी चीज़ें आपको बताऊंगा इट्स कम्प्लीटली बेस्ड ऑन माई रिसर्च दैट आई हैव डन। मैं आपको बताऊं कि मैं एक बुक लिख रहा हूँ। ओके। तो उस बुक की जो रिसर्च थी उसका कॉन्सेप्ट जो था, इट वाज इनिशियली बेस्ड ऑन क्रिश्चियन फिलोसफी एंड क्रिश्चियन माइथोलॉजी, बिब्लिकल कैरेक्टर्स पे बेस्ड थी। लेटर ऑन इट डिडंट रेजोनेट वेल विद मी, एंड मैंने हमारी भगवत गीता पढ़ी एक दिन, एंड एवरीथिंग टर्न्ड अराउंड फॉर मी आफ्टर दैट। तो फिर वो पूरा रिसर्च वर्क जो था मेरा वो पूरा हिंदू माइथोलॉजी और उन सब पे शिफ्ट हो गया। सो व्हाट आई एम अबाउट टू टेल यू, जो मैं आपको बता रहा हूँ वो सब मेरी उस टाइम की रिसर्च के ऊपर बेस्ड है। ऑल्सो मेरी जो नॉलेज है वो डैन ब्राउन एक ऑथर है जो कि बहुत फेमस नॉवल लिखते थे, शायद व्यूअर्स को सबको पता होगा। आप लोगों ने मूवी देखी होगी डविंची कोड एंड एंजल्स एंड डीमंस, मूवी भी आ चुकी हैं और ये बहुत फेमस इनके वो थे नॉवल, फिक्शनल नॉवल। तो वो चीज़ें जो हैं इट इज़ ऑल बेसिकली ट्रू। ओके। तो वो जो भी मैंने पढ़ा मुझे बहुत इंट्रीग किया और उसके ऊपर फिर मैंने रिसर्चेस चालू की। तो सर सबसे पहले मैं आपको एक बाइबल का ही एक बहुत छोटा सा पार्ट बताता हूँ जो कि बहुत फेमस है, जिसमें व्हेन गॉड क्रिएटेड एडम एंड ईव, ठीक है, तो एडम क्रिएट किया सबसे पहले और उसकी 12th रिब से ईव को क्रिएट किया गया। ठीक है, तो जो 12th रिब से जब ईव क्रिएट की गई तो दे वर बेसिकली द ह्यूमंस, फर्स्ट ह्यूमंस, एंड ह्यूमंस वर क्रिएटेड इन द इमेज ऑफ गॉड। मतलब कि भगवान ने अपने जैसे क्रिएचर बनाए एट द इमेज, सेम रेप्लिका, दोज वर द ह्यूमंस। तो दे यूज्ड टू लिव इन गार्डन ऑफ ईडन, ईडन जिसे पैराडाइज का गार्डन कहा जाता है। वहां पे एक ट्री था विच वॉज द ट्री ऑफ नॉलेज, इट वॉज एन एप्पल ट्री, एंड गॉड ने फॉरबिड किया था कि आपको ये ट्री जो है इससे फ्रूट नहीं लेना है, आपको खाना नहीं है, एडम और ईव को। तो उन्होंने गॉड को फॉलो किया जब सारी चीजें थी। लूसीफर वॉज एन एंजल, है ना, ही वॉज ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू गैब्रियल, और ये जो भी हम एंजल सुनते हैं, गैब्रियल हो गए, आर्कएंजल्स कहते हैं इन सबको, तो उनके इक्वलेंट थे लूसीफर। एंड ही हैड अ प्रॉब्लम विद गॉड क्रिएटिंग ह्यूमंस। तो उसने उस चीज को प्रूवन आउट करने के लिए कि ये कितनी इजीली मैनिपुलेटेड स्पीशीज है, इट्स अ वीक स्पीशीज, इनका क्रिएशन नहीं होना चाहिए था। तो उस चीज को प्रूव करने के लिए ही टुक अ फॉर्म ऑफ अ सर्पेंट, सांप का रूप लिया, और उसने ईव के कान में विस्पर किया। तो विस्पर करने के बाद उसने ईव के कान पे विस्पर किया, बेसिकली ही मैनिपुलेटेड ईव इन गोइंग एंड ईटिंग दैट फॉरबिडन फ्रूट विच वाज एन एप्पल, जो कि गॉड ने मना किया था
कि नहीं खाना। नहीं खाना, और ईव को उसने बहला फुसला के उसने जाके वो एप्पल खा लिया ईव ने। तो इस चीज की वजह से गॉड को बहुत बुरा लगा एंड गॉड ने एडम और ईव को हेवन से हटा दिया। सो नाउ द होल थिंग इज कि अब क्योंकि हम ह्यूमंस हेवन से निकाल दिए गए, तो इट्स लाइक हम लोग वर्शिप करें गॉड, वी बिलीव इन गॉड एंड वी डू ऑल द गुड थिंग्स, वी डोंट डू द सिंस जो कि बाइबल में है, ताकि हम लोग वापस हमारी पोजीशन हेवन में रिक्लेम कर सकें। दिस इज द फंडामेंटल स्टोरी ऑफ क्रिश्चियनिटी, दिस इज द फंडामेंटल ऑफ द रिलीजन। ठीक है, अब जो लूसीफर था जिसने वो काम करा, जब उसके बारे में पता लगा तो उसको बैनिश कर दिया गया हेवन से एंड ही वाज थ्रोन डाउन टू हेल। जब वो हेल में गए तो वो हेल में जाके वहां का रूलर बना, लूसीफर जो था। अब लूसीफर उसका ओरिजिनल नेम है, जिसको हम लोग एनालॉग कर देते हैं डेविल के और सेटन के। अब सर डेविल जो हो जाता है ना, डेविल इज मोर सॉर्ट ऑफ अ नाउन। डेविल हम यूज करते हैं वर्ड की, और सेटन जो है इट वाज बेसिकली अ मेटाफर। ठीक है, मेटाफर ये होता है सर जो किसी भी चीज को बताने के लिए, जैसे हम लोग कोई भी राइटिंग करते हैं या पोएट्री करते हैं ना, तो उसको ब्यूटिफाई करने के लिए वी यूज अ मेटाफर। फॉर एग्जांपल, तुम चांद जैसी खूबसूरत हो, एनहांसमेंट, तो दिस इज अ मेटाफर। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड द मेटाफर। सो इफ एनीबडी जो कि गलत काम कर रहा है, जो रॉन्ग डूइंग्स कर रहा है, वो जो होता है उसको हम सेटन बोल देते हैं। तो अब सेटन नाउन की तरह भी यूज हो रहा है। नाउन मतलब यू कैन डायरेक्टली कॉल somebody a सेटन कि भाई ही इज अ सेटन वर्शिपर, ये जो डेविल है ये उनकी पूजा कर रहा है या सेटन की पूजा कर रहा है, या सॉर्ट ऑफ वर्शिपिंग लूसीफर, है ना, ही इज अ बैड पर्सन। या आप सेटानिक जो है उसको, जो उसका लिटिल वो है कि आप शैतान जिसको अपन कहते हैं, उसकी तरह भी। तो सेटन से आया शैतान, शैतान हमको पता है सबको कि शैतान क्या होता है। ठीक है, इन जनरल स्लैंग भी हम लोग किस उसमें यूज करते हैं शैतान को, शैतान बच्चा है, एग्जैक्टली। तो वो वाली चीज जिसने भी आपके नाक में दम कर रखा हो, है ना। तो ये दिस वर्ड, अब ये पूरी स्टोरी सुनाने के पीछे मेरा कारण ये था कि दिस इज द पॉइंट ऑफ ओरिजिन ऑफ एवरीथिंग जो भी आपने मुझसे क्वेश्चन पूछा, विच इज इल्यूमिनाटी एंड विच इज चर्च ऑफ सेटन। तो और एक और सोसाइटी चलती है विच इज फ्री मेसन्स। फ्री मेसन एक अलग डिफरेंट सोसाइटी है, मैं उसको भी टच करूंगा। सबसे पहले मैं आपको चर्च ऑफ सेटन का कॉन्सेप्ट बताता हूँ। चर्च ऑफ सेटन सर, इट्स जब मैं बुक लिख रहा था तो मुझे क्या है, एज यूजुअल एक जो लेमन होता है फर्स्ट जो आपका आता है सुनते कि यार यहाँ जाएंगे तो बहुत डार्क स्टफ मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, तो अपन जाके यहाँ पे आप गूगल पे सर्च मारोगे, आपको चर्च ऑफ सेटन की प्रॉपर एक ऑफिशियल वेबसाइट मिल जाएगी। उसमें उनके बारे में, उनकी आइडियोलॉजीज, मेंबरशिप, एवरीथिंग इज प्रेजेंट। मतलब कोई किसी को डीप डाउन रिसर्च करने की भी जरूरत नहीं है। तो कोई पॉडकास्ट सुन के डबल चेक करना चाहे तो भी कर सकता है। ठीक है, इट्स नॉट अ बैड थिंग, गलत नहीं है अगर आप ना पढ़ो। हाँ, मतलब द थिंग इज कि अगर आप उसको पढ़ोगे ना तो आप रियलाइज करोगे कि इट्स अ फिलॉसफी इन इट ओन सेल्फ। आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि मूवीज में उसको ऐसे प्रोजेक्ट किया गया है कि लोगों के दिमाग में उसका जो इमेज है वो इस तरह का हो गया है। एग्जैक्टली, वहाँ पे लोग जो बेसिकली शैतान और वो डार्क में, मैंने कहा ना कि वुडू स्टफ और वो सब इविल चीजें दिखाने के लिए, डील विद द डेविल वाली बात, डील विद द डेविल वाली चीजें, वो सब चीजें दिखाने के लिए उसको ज्यादा प्रमोट किया। बट आप वहां देखोगे तो इट्स बेसिकली अ थॉट, इट्स अ फिलॉसफी। वो कोई जबरदस्ती घुसाते भी नहीं किसी को, उनका कोई मोटिव नहीं है कि हम लोग सबको एंटी क्रिश्चियन कर दें या कर दें। इट्स जस्ट अ थॉट प्रोसेस। इफ इट सूट्स यू वेरी वेल, यू बिकम पार्ट ऑफ इट, यू स्टार्ट फॉलोइंग इट। उनका खुद का एक सैटानिक बाइबल है ना। और आई थिंक आपको प्रोसीजर भी पता है इसका पूरा। हाँ, तो उनकी खुद की एक सैटानिक बाइबल है। जैसे 10 कमेंडमेंट्स होते हैं बाइबल में, वैसे ही इन लोगों के 9 है ना, कि क्या 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 है। मैं डिटेल में तो नहीं जाऊंगा, मैं डेप्थ में भी नहीं गया था। इट्स जस्ट दैट कि मैं उनको ज्वाइन किया विच इज द लाइक बेसिक लेवल, इट्स अ 0 लेवल। ठीक है, इट्स जस्ट कि आप ज्वाइन किए हो ताकि यू गेट टू अंडरस्टैंड देयर थॉट प्रोसेस, यू गेट टू नो थिंग्स। वहां पे जो एक्टिव मेंबर्स हैं वो आपसे इंटरेक्ट करते हैं, उनके थ्रू आप कई चीजें जान सकते हो, अंडरस्टैंड देयर साइकोलॉजी, फिलोसफी, जो मैं अभी आपको बताऊंगा। एंड एक्टिव मेंबर्स कौन होते हैं? जो मेंबर हैं, दे आर डूइंग सम एक्टिव प्रोसेस इन कम्युनिटी, जहाँ के अपनी आइडियोलॉजी, फिलोसफी स्प्रेड करना और ये सब चीजें करना। तो एक्टिव मेंबर बनना है यदि, तो एक्टिव मेंबर आप तभी बन सकते हो जब जो ऑलरेडी एक्टिव मेंबर हैं, दे विल डू अ बैकग्राउंड चेक ऑन यू। वो डिसाइड करेंगे कि इस बंदे को हमें अंदर लेना है कि नहीं लेना। अच्छा। आप चाहो तो उनको मेल करके भाई ये कर सकते हो कि हम ज्वाइन करना चाहते हैं, ऑल दैट।
बट एक लेवल आगे आप एक लेवल आगे एक्टिव मेंबर, उसके अलग अलग लेवल्स हैं, हायरार्की है, हर का अपना एक अलग लेवल का सीक्रेसी है, ठीक है। तो मैं एक्टिव मेंबर पे भी नहीं था, मैं बहुत बेसिक मेंबर था, बट व्हाट आई अंडरस्टूड इज कि मैं किस इंटेंशन से गया था और मुझे डिलीवर क्या हुआ, दैट्स एंटायरली डिफरेंट चीज। बिकॉज उन लोगों का क्या मानना है, वो लोग ना वो ये मानते हैं कि रिलीजन करप्टेड आवर माइंड। एंड डिस्क्लेमर, आई एम नॉट प्रमोटिंग देयर आइडियोलॉजी, इट्स जस्ट दैट जो मुझे वहां पे पता चला, ठीक है। तो मैं उसको प्रमोट भी नहीं कर रहा हूँ, ना मैं इसको मानता हूँ, आई एम जस्ट बेसिक सी बात है कि जो आपने रिसर्च की आप हाँ उसको जो बस हाँ जो explain मैंने कर रहे हो। रिसर्च की है मैं उसको एक्सप्लेन आउट कर रहा हूँ कि व्हाट एग्जैक्टली इज, क्योंकि हम वही होता है ना कि उस चीज को वही फैसिनेशन में समझ के हम घुस जाते हैं, बट वी डोंट नो व्हाट एग्जैक्टली इट इज। तो एग्जैक्टली आपको भी इतना डिटेल उसका नहीं पता है, उतना नहीं deep पता आप था, भी नहीं हाँ। गए हो कि आप और चीजें बता तो पाओ। मैं भी क्योंकि बहुत सुपरफिशियल मुझे लगा कि इट्स नथिंग जो मुझे चाहिए था मेरे कंटेंट के लिए, तो आई जस्ट पुल्ड बैक। तो चर्च ऑफ सेटन में वही होता है, हाँ। उनका जो वे ऑफ डूइंग थिंग्स है दैट इज अनऑर्थोडॉक्स। अनऑर्थोडॉक्स बोले तो कि जो भी यूजुअल होता है नॉर्मल होली प्रोसेसेस जिसे कहते हैं, पूजा पाठ अगर हिंदी में बोले तो, उससे अनऑर्थोडॉक्स है। बिकॉज वो बहुत ज्यादा फ्री थिंकर्स हैं। फ्री थिंकर्स में क्या होता है, वो लोग रिलीजन में बिलीव नहीं करते, उनको लगता है कि रिलीजन ने हमारा माइंड करप्ट कर दिया है, और दे डोंट वर्शिप डेविल एज वेल। वहीं से मुझे ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि सेटन और डेविल में अंतर क्या है। सेटन इज बेसिकली शैतान, तो वो शैतान बच्चे हैं, किसी रूल को फॉलो वो किसी रूल को फॉलो नहीं करते, वो फ्री थिंक हैं, वो अपने आप को आजाद मान के चलते हैं। दे डोंट बाइंड देमसेल्फ विद एनी, मतलब जो बाइबल में सिंस बताए गए ना, वो उनको सिंस भी नहीं मानते, बिकॉज वो सिंस जो होते हैं वो इवेंचुअली इट गिव प्लेजर, चाहे वो फिजिकल प्लेजर हो, चाहे वो मेंटल प्लेजर हो, चाहे वो सोसाइटल प्लेजर हो, ठीक है। बट वो बेसिकली आपको प्लेजर दे रहा है, वो डोपामिन सर्च दे रहा है आपको, तो उसके उनके लिए वो चीज अच्छी है। तो दे आर डूइंग एवरीथिंग जो कि बाइबल रिस्ट्रिक्ट करता है, इसीलिए इन लोगों को चर्च ऑफ सेटन बोला जाता है, इसीलिए ये लोग शैतान है, इसलिए दीज आर सेटन। उन रूल्स को फॉलो नहीं ये उन रूल्स को फॉलो नहीं करते, दे डोंट बाइंड देमसेल्फ विद दोज रूल्स। ये कहते हैं कि ह्यूमंस का माइंड करप्ट हो गया रिलीजन की वजह से, तो हम लोग तब तक सुपीरियर थे जब तक हम लोगों के दिमाग में ये फिलोसफीज नहीं बिल्ड हुई रिलीजन की, और जब से हमारे दिमाग में रिलीजन आ गया तब से हम लोग 4 लेगेड क्रिएचर्स से भी नीचे चले गए। अच्छा, तो इफ यू हैव टू सेव अ लाइफ एक ह्यूमन की जो कि रिलीजियस है एंड अ डॉग, सेव द लाइफ ऑफ अ डॉग, वो ऐसा बोलते हैं, वो ऐसा उनकी थिंकिंग ये है, क्योंकि थॉट प्रोसेस लेवल पे। हाँ, कि ये पागल है, ये भगवान में विश्वास करता है, ये पागल है, ठीक है। दूसरी चीज क्या होता है कि आप जो हो बोर प्रैक्टिकल उसमें एग्जिस्ट करते हो, रादर देन कि आप एक दिमाग में ख्याल करो। वो लोग ये बोलते हैं कि गॉड जितने भी हैं, जिस भी रिलीजन में जितने भी गॉड्स हैं, सब एक माइंड का क्रिएशन है, रियलिटी में कोई गॉड नहीं होता। ये उनका मानना है, ये उनका मानना है कि सब माइंड का क्रिएशन है ये। तो इस टाइप का उनका थॉट प्रोसेस है चर्च ऑफ सेटन का, ठीक है। कोई डील विद द डेविल मुझे नहीं हुआ एक्सपीरियंस, ठीक है। करते भी होंगे तो वो हायर उसमें होगा विच इज वेरी सीक्रेटिव। तो आई डोंट थिंक कि इट्स किसी भी एक नॉर्मल आदमी के लिए या कोई प्रॉपर रिसर्चर के लिए भी उस लेवल पे पहुंच पाना मुश्किल है, लेवल तो होंगे, बिकॉज क्लियरेंस होती है हर लेवल पे। एक एक्टिव मेंबर को भी अपग्रेड होने के लिए क्लियरेंस होती है। तो एक्टिव मेंबर का तो क्या है, बेसिकली सोसाइटी में स्प्रेडिंग है, यू स्प्रेड अमंग द सोसाइटी, आप आइडियोलॉजी स्प्रेड करो, आप लोगों को जोड़ो अपनी आइडियोलॉजी से। एक्टिव मेंबर्स का वो काम होता है, ठीक है। बाकी काम ऊपर 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 जाके होते हैं। तो चर्च ऑफ सेटन ये चीज है बेसिकली, ठीक है। हाँ, तो बेसिकली एक तरह का रिलीजन है ये भी हाँ, रिलीजन क्रिएट कर दिया, एक आइडियोलॉजी क्रिएट कर दी, वो करे, जो करे वो करे। तो हाँ, अनऑर्थोडॉक्स वेज है, मैं ये जरूर बोलूंगा। तो अगर मतलब कई बार कईयों को होता है ना कि यार हमने तो ये कहीं देखा है या एक्सपीरियंस किया है, इट माइट बी पॉसिबल, आई एम नॉट सेइंग, मैं डिनाई नहीं कर रहा उस चीज को। वेज बहुत अनऑर्थोडॉक्स है उनके, जो कि मेरी एक्टिव मेंबर से बात होकर हुई, उससे मेरे को कुछ ग्लिच कुछ थॉट मिला मेरी बुक के लिए, जितना रिक्वायरमेंट था। बाकी मुझे समझ नहीं आया। बाकी फिर उन लोगों का काम क्या होता है, दे टेंड टू मतलब वो आप मैनिपुलेट में, तो वो चीजें मेरे को पसंद नहीं है, मैं फिर वो हो गया इसका। ये इल्यूमिनाटी से क्या हाँ, तो सर जो मैंने आपको पहली स्टोरी सुनाई, उसी स्टोरी से ये चर्च ऑफ सेटन की आइडियोलॉजी आती है। क्योंकि जो स्टोरी थी, अब वो दैट्स अ बिब्लिकल स्टोरी, उसके इंटरप्रिटेशन है कई सारे, जिसमें एक इंटरप्रिटेशन बहुत फेमस ये है कि द ट्री ऑफ नॉलेज बोला जाता है उसको, ठीक है। तो ट्री ऑफ नॉलेज बोला जाता था, तो भगवान टेक्निकली चाहते थे इन लोगों के अकॉर्डिंग, ये जो मैं स्टेटमेंट बोल रहा हूँ ये उन लोगों के अकॉर्डिंग है। तो भगवान ये चाहते थे कि ह्यूमंस जो हैं वो नॉलेज यानी साइंस में नहीं आए,
ठीक है, दैट्स व्हाई ही हैड फॉरबिडेड टू ईट दैट फ्रूट, वो एप्पल नहीं खाना था। और ल्यूसीफर को कहा जाता है बेयर ऑफ द लाइट बेयरर, इसका ये मतलब, और द मॉर्निंग स्टार। तो इन दोनों रेफरेंसेस का मतलब ये होता है कि ही इज द लाइक नॉलेज, वो सिंबलाइज करता है नॉलेज को। तो जब उसने मैनिपुलेट किया ईव को, तो ईव ने जब वो ट्री ऑफ नॉलेज से फ्रूट खाया, तब ह्यूमंस के अंदर ये साइंस का कीड़ा आया। और साइंस का कीड़ा आ गया तो उसने उनको करप्ट कर दिया, जो कि साइंस ने भगवान से इंसानों को दूर कर दिया। बेसिकली इंसान के अंदर क्यूरियोसिटी आ गई, ठीक है। और उस क्यूरियोसिटी और सिंस, वो सारे उस चीज की वजह से आए हैं, और इन चीजों की वजह से आप गॉड से सेपरेट आउट हो गए। ये लॉजिक, मतलब ये एक्सप्लेनेशन है उस चीज का उनका, ठीक है। तो उनका, उन लोगों के अकॉर्डिंग ये एक्सप्लेनेशन है। तो वो लूसीफर को एक तरीके से अच्छा भी मानते हैं कि उसने हमें साइंस दी। तो आप देखोगे कि चर्च ऑफ सेटन की जो फिलॉसफी मैंने आपको बताई, उसके पीछे का भी यही लॉजिक है कि ये लोग लूसीफर को एक अच्छा क्रिएचर मानते हैं, जबकि नहीं था, है ना। और हम जानते नहीं, हाँ, हम नहीं जानते लिटरली। लूसीफर जो होते हैं उनको, उसको कई लोग, ये लोग अच्छा मानते हैं बिकॉज ऑफ दिस रीजन ओनली। तो और अच्छा मानने के पीछे लॉजिक ये है कि वो लोग ना बस चर्च और क्रिश्चियनिटी के अगेंस्ट है, उनको वो कॉन्सेप्ट पसंद नहीं है, तो उन्होंने अपना एक पैरेलल बिल्ड कर दिया कि भाई हम तो इसको मानेंगे, ठीक है। जैसे उनमें भी कैथोलिक्स एंड प्रोटेस्टेंट्स होते हैं, प्रोटेस्टेंट्स जो होते हैं जो उनके अगेंस्ट होते हैं। तो जैसे मल्टीपल आइडियोलॉजीज डिराइव होगी। हमारे हिंदुइज्म में भी सब मल्टीपल, हमारे भी चार्वक होते हैं। चार्वक वो होते हैं जो आस्तिक होते हैं, जो भगवान में विश्वास नहीं करते, बट चार्वक भी साधु होते हैं, नास्तिक होते हैं, बट फिर भी वो साधु होते हैं। तो वो हिंदू हैं, दे आर हिंदूज बट दे आर नॉन बिलीवर्स, वैसे वाला सिस्टम है। तो क्या हुआ, तो इल्यूमिनाटी का मैं बताता हूँ सर। तो इल्यूमिनाटी जो चीज हुई, ये बेसिकली इट्स अ वेरी सीक्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन। अगेन क्या होता है ना कि ये एक तो सीक्रेटिव है सारी ऑर्गेनाइजेशंस, और इनके बारे में क्या लिटरल चीजें पता नहीं है। तो उस वजह से क्या होता है ना कि एक तो दो चीजें होती हैं जो लोगों को आपकी तरफ आकर्षित करती हैं। पहला होता है क्यूरियोसिटी की यार, एक होता है ना फैसिनेशन फ्रॉम द अननोन की यार जाने इसके बारे में, तो लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। दूसरी तरफ अगर इनकी फिलॉसफी आइडियोलॉजीज आपको करप्ट कर गई, कोट अनकोट करप्ट, ठीक है, तो आपको दिमाग में सूट कर गई, तो यू विल डेफिनेटली गो अगेंस्ट द रिलीजन, है ना। तो इस वजह से भी इन लोगों की जो पोर्ट्रेइंग होती है वो बहुत कल्ट और डार्क और डिमोनिक और इन सब चीजों में होती है ना। इट इज बेसिकली लाइक कि आपको जाने से भी डर लगे, डर लगाना, डर बिठाना कि ये काम करोगे भाई तो जाओगे काम से, ये वो वाले थिंकिंग है। अब इल्यूमिनाटी इज अ वेरी सीक्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन, इट्स स्टिल ऑपरेटिंग। आज की तारीख में इल्यूमिनाटी जो है वो हमारी पूरी जियोपॉलिटिक्स को वो करता है, इन्फ्लुएंस करता है। सो वॉट एवर हैपनिंग, इजराइल फिलीपींस वॉर, रशिया यूक्रेन वॉर, इंडिया की जो भी डायनामिक्स चल रही हैं, चाइना से, पाकिस्तान से, अमेरिका से, जो भी चीजें हम लोग न्यूज में सुनते हैं, इट्स ऑल लिंक टू दैट वन प्लेस। इतना पावरफुल है। तो ये जो है सारी चीजें डेट बैक्स टू द हिस्ट्री। अब थोड़ा हिस्ट्री का लेसन दे देता हूँ मैं आपको, जो कि यही सब मेरी रिसर्च में एक चीज ही है ना कि जो पॉइंट उठाया तो उसका ओरिजिन जब तक पता नहीं होगा हम उसको समझ ही नहीं पाएंगे। हाँ, तो इसका ओरिजिन ऐसे हुआ सर कि बीच में एक क्रूसेड निकली थी, क्रिश्चियनिटी क्रूसेड थी। क्रूसेड में ऐसा था कि दे वर ऑन द किलिंग स्प्री ऑफ कन्वर्जन। वहां पे ये था कि हम लोग सबको कन्वर्ट कर देंगे, जो कन्वर्ट नहीं होगा उसे मार देंगे। तो वो एक क्रूसेड निकली थी, इट्स रिकॉर्डेड इन हिस्ट्री, मैं कुछ ऐसा वो नहीं बोल रहा हूँ। तो जब क्रूसेड निकली थी ना सर, उस टाइम पे ही साइंस का भी ओरिजिन हुआ, ठीक है। और बेस्ट क्लासिकल एग्जाम्पल है इस चीज का गैलीलियो। जहां सब बोलते थे अर्थ इज फ्लैट, गैलीलियो कहता था अर्थ इज राउंड। तो गैलीलियो को मार डाला था। अच्छा, गैलीलियो को मार दिया गया? गैलीलियो का वो हुआ था, प्रॉपर पब्लिक में उसको मार दिया था, है ना, क्योंकि उसने बोला था कि अर्थ इज राउंड, और वो चीजें अगेंस्ट जा रही थी, ठीक है। तो क्योंकि साइंस का इन्वेंशन हो रहा था, साइंस चीजें निकल के आ रही थी, तो दिस वाज द सीक्रेट सोसाइटी इल्यूमिनाटी, व्हिच मींस टू बी इल्यूमिनेटेड। इल्यूमिनेटेड मतलब लाइट आपके अंदर, बेसिकली इन द डार्कनेस एनलाइटेंड। हाँ, अंधविश्वास के अंधेरे में आप एक तरीके से लाइट की तरह एनलाइटेंड हुए हो, ठीक है। दैट्स कॉल्ड इल्यूमिनाटी, इसलिए नाम इल्यूमिनाटी पड़ा। और इसका जो सिंबल होता है वो आप देखोगे ज्यादातर जैसे ट्राइंगल, उसके बीच में आई है, ठीक है, और उस चारों ओर उसकी एक लाइट आ रही है, स्प्रेड हो रही है। दिस इज द सिंबल ऑफ इल्यूमिनाटी। ये सिंबल अगर किसी को देखना हो तो आपको $1 जो होता है अमेरिका का, उस पर आपको ये सिंबल मिल जाएगा। अच्छा, हाँ, सेम
तो अब आपको ये सुनते लगा होगा कि अमेरिका के नोट पे ये सिंबल क्या कर रहा है। हाँ, तो यही है सर स्टोरी कि जब इल्यूमिनाती थी तो इट वाज बेसिकली क्रिएटेड, कुछ लोग कहते हैं जर्मनी में, कुछ फ्रांस है, बट इट वाज क्रिएटेड इन यूरोप बिफोर रेनेसांस। क्रूसेड के बाद का टाइम, क्रूसेड वाज अर्ली क्रूसेड, और रेनेसांस के पहले का जो टाइम है रेनेसांस मैं बता रहा हूँ सर। तो क्या हुआ कि रेनेसांस के बीच का टाइम है जहाँ पे क्या हुआ, क्रिश्चियनिटी जो रिलीजन था इट वाज एट इट पीक, एंड व्हेन आई से क्रिश्चियनिटी आई मीन द रैडिकल क्रिश्चियंस, जो कि बहुत रूढ़िवादी थे अपने बिलीव्स में। अब का क्रिश्चियनिटी इज वेरी ओपन माइंडेड, इंक्लूसिव एंड ओपन माइंडेड, तब बहुत रूढ़िवादी थे। तो टाइम के साथ साथ चेंज होता है रिलीजन में भी, हमारे धर्म में भी हुआ है काफ़ी चेंज। तो उस चीज़ में साइंस का जो ओरिजिन हुआ साथ में, तो ये जो साइंटिस्ट थे और कुछ लोग थे जो इनकी आइडियोलॉजी से इन्फ्लुएंस थे, उन लोगों ने मिलकर एक सोसाइटी बनाई विच वाज कॉल्ड द इल्यूमिनाती। इट वाज वेरी सीक्रेटिव, जान बचानी थी सबको अपनी, जिंदा रहना था, तो उन लोगों ने एक सीक्रेट सोसाइटी बना दी कि पता भी नहीं लगना चाहिए कि हम लोग सीक्रेटली ये सब काम कर रहे हैं। ये सीक्रेट सोसाइटी धीरे धीरे लियोनार्डो डा विंची, फ्रांस है ना, द फेस ऑफ रेनेसांस। रेनेसांस वाज बेसिकली, हमने हिस्ट्री में भी पढ़ा है, हमारे सोशल स्टडीज में भी आता है। रेनेसांस को अगर मैं मोटे मोटे तौर पे समझाऊं तो इट वाज बेसिकली जैसे हमारे आजकल वो चलते हैं ना, क्या चलते हैं, रेवोल्यूशन, रेवोल्यूशन जो चलते हैं, तो रेनेसांस वाज, आप बोल सकते हो उसको, इट वाज द फर्स्ट रेवोल्यूशन, क्रांति। और क्रांति, रेनेसांस का ये मतलब था कि आपके फ्री थिंकिंग, न्यू वर्ल्ड, नई सोच का बेसिकली क्रांतिकारी सोच उपज हो रही है। दैट वाज बेसिकली अ रेनेसांस, अगर लेमन लैंग्वेज में बोलें तो। तो रेनेसांस जब आया उसमें इल्यूमिनाती ग्रू एक्सपोनेंशियली, जहां पे उन लोगों ने रूढ़िवादी और कट्टरता को छोड़ के दे ऑल मूव टूवर्ड्स फ्री थिंकिंग एंड एवरीथिंग दैट। तो उसी में ही अपन ने जितने भी फिलोसोफर्स आते हैं ना हमारे, ये सब रेनेसांस की ओरिजिन है। लियोनार्डो डा विंची, ग्रेट साइंटिस्ट, पेंटर, हर चीज, ही वाज फेस ऑफ रेनेसांस, ही वाज वन ऑफ द फेस ऑफ रेनेसांस। तो रेनेसांस में इल्यूमिनाटी ग्रो की सर। रेनेसांस से ग्रो करने के बाद, रेनेसांस के बाद क्या हुआ, इट स्प्रेड टूवर्ड्स, पूरा यूरोप में फैला। यूरोप में फैलने के बाद कॉलोनाइजेशंस आने, ब्रिटिश के कॉलोनाइजेशंस भी थे उसी टाइम पीरियड में। तो ये जब कॉलोनीज में स्प्रेड हुआ तो ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास, सर यूके में क्या था, पैसा बहुत आ गया, हर तरफ से उन्होंने पैसा लूटा है, दबा के लूटा है, सारे देश बर्बाद कर करके वो लोग चले गए, स्पेशली इंडिया का तो जग जाहिर है। तो जब वो पैसा जो है ना सर, वो पैसा जो लूटा और जब वो लोग छोड़ छोड़ के गए, तो वो पैसा जो है ना वो कंडेंस हो गया इन कुछ फैमिलीज। क्वीन तो अपनी जगह है, किंगडम जो है, किंगडम ब्रिटिश क्वीन, वो अपनी जगह है, ये सब बैकग्राउंड के हैं। तो वो इल्यूमिनाटी विच वाज सपोज्ड टू बी अ गुड थिंग इवेंचुअली बिकेम लीन टूवर्ड्स कैपिटलिज्म। आप फ्री थिंकिंग से कैपिटलिज्म की तरफ चले गए, आप सोशलिज्म से कैपिटलिज्म की तरफ चले गए। सोशलिज्म मतलब जहां पे आप सोसाइटी के इंक्लूजन और इन सब चीजों के बारे में, वेलफेयर के बारे में बात करते हो, ध्यान रखने, आप पैसा जमा करने बैठ गए, आप पैसा जमा करने बैठ गए। तो वो जो पैसा था ना सर ब्रिटिश का, वो सारा का सारा कुछ फैमिलीज में क्या होता है बेसिकली जमा हो गया, और वो फैमिलीज इतनी रिच हो गई कि उसके बाद जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में उन फैमिलीज के पैसे लगे। तो हमने जो भी ग्रोथ देखी है वो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद देखी है हमारे वर्ल्ड में। तो वो जब उनके पैसे लगने चालू हुए ना हर एक चीज में, और लोग बागों का जब डिपेंडेंसी स्टार्ट बिकमिंग ऑन इंडस्ट्रियल मटेरियल चीजों पे जब हम लोग की डिपेंडेंसी चालू हुई, तो दोस पीपल स्टार्टेड कंट्रोलिंग आवर लाइफ्स। एंड फिर इवेंचुअली यूरोप की एक लाइफ थी, यूरोप की रूलिंग देखो, हर ग्रेट किंगडम की एक एक्सपायरी डेट होती है। तो द किंगडम ऑफ यूरोप, द किंगडम ऑफ ब्रिटेन इवेंचुअली फॉल, और ये जो पावर्स थी, ये जो पावरफुल फैमिलीज थी, ये पूरी पावर शिफ्ट हो गई अमेरिका में। तो यूरोप की अपनी एक इल्यूमिनाटी स्टिल एग्जिस्ट, बट द रियल इल्यूमिनाटी जिसे हम कहते हैं, इट लाइज इन अमेरिका। और अमेरिका से ये पूरे वर्ल्ड को कंट्रोल करते हैं, विच इज कॉल्ड द अमेरिकन डीप स्टेट एज वेल। जहां पे अमेरिका में प्रेसिडेंट कौन बनेगा वो भी ये लोग डिसाइड करते हैं। अच्छा, ठीक है, कौन कंपनीज ऊपर उठेंगी वो भी ये लोग डिसाइड करते हैं। किस कंपनी का, जैसे लेट्स से अगर हमारे अंबानीज या टाटाज अगर अमेरिका में कोई प्रोजेक्ट लगाना चाहते हैं कहीं पे भी, इफ यू आर ट्राइंग टू गो इंटरनेशनल, यू हैव टू डील विद द डीप स्टेट, विच वो कभी आपके सामने नहीं, वो सामने नहीं आएंगे। तो ये क्या सर, एक पूरा पिरामिड बनता है।
इसी में ये जो आजकल लेफ्ट वाले हैं ये सब भी इसमें इंक्लूडेड है, जो लेफ्ट की प्रॉब्लम हम लोग झेल रहे हैं। राइट लेफ्ट हमारा तो कॉन्सेप्ट नहीं है ये इंडिया का, बाहर का कॉन्सेप्ट है, बट अब आ गया है। तो राइट लेफ्ट में जो भी राइट लेफ्ट वाली चीजें है ना, ग्लोबलाइजेशन और ये जो भी चीजें हम देख रहे हैं, ये सारा इट ट्रेस बैक टू द इल्यूमिनाटी। और उसमें अब क्या हुआ कि जब ये कुछ वॉर्स हुए जैसे यूक्रेन, रशिया एंड इजराइल, फिलीपींस, तो इन वॉर में ऐसा हुआ कि इल्यूमिनाटी ब्रेक हो गया अच्छा इनटू द ओल्ड डीप स्टेट एंड मूविंग टुवर्ड्स द न्यू डीप स्टेट। तो अब ऐसा हो रहा है कि जो हमारा इंडिया है, इंडिया इज पार्ट ऑफ अ न्यू डीप स्टेट, ओके, जिसमें इल्यूमिनाटी भी इंक्लूडेड है और हमारी इंडिया की भी कुछ जो कोट अनकोट सीक्रेट सोसाइटीज हैं जो बैकग्राउंड में काम करती हैं पॉलिसी बिल्डिंग में, वो कंबाइंड है। एंड द ओल्ड डीप स्टेट इज, इसी वजह से अभी ये जो रिसेंट अटैक हुआ ना पार्लियामेंट पे, ये सब वो होता ना दिया बुझने से पहले भभकना, ये सारी चीजें अभी होंगी बिकॉज वो दिया इवेंचुअली बुझने वाला है। तो इल्यूमिनाटी गोस बैक सो यहाँ तक। तो ये बेसिकली क्या है, ग्रुप ऑफ पावरफुल पीपल, सेलिब्रिटीज, इन्फ्लुएंशियल पीपल, रिच पीपल, गजिलियनियर्स, हाँ गजिलियंस लिटरली जो है, जिनकी एक कंपनी में भी कुछ ना कुछ स्टॉक इतना हैवी होगा कि वो उस कंपनी के उनको वो कर सकते हैं रन, बट दे ऑल स्टेज इन शैडोज। अगर कोई आपका बैटमैन या कॉमिक का फैन हो ना, तो बैटमैन में भी देयर इज अ एसोसिएशन ऑफ आउल, उल्लू का मास्क पहनते हैं वो सारे, और वो सब बिलियनियर्स हैं। उनका जो उल्लू का मास्क पहनना है, दे ऑल बिलियनियर्स एंड दे कंट्रोल एवरीथिंग इन गॉथम। तो बैटमैन से भी वो स्टोरी है, बेसिकली कॉन्सेप्ट वही है इल्यूमिनाटी। मतलब अपने आप को रिवील तो कर नहीं सकते। हाँ, ये इनकी शुरू से आइडियोलॉजी रही है। आइडियोलॉजी रही। देयर इज अ कंप्लीट पिरामिड। ये जॉर्ज सोरोस का भी नाम उछलता है, ही इज आल्सो अ पार्ट ऑफ, कहीं ना कहीं ही इज अ पपेट ऑफ दैट पॉइंट ओनली। उसके बाद ये ब्रेक ही इसलिए हुआ सर क्योंकि इजराइल पर अटैक हुआ ना, तो इल्यूमिनाटी में कई ज्यूज फैमिली हैं, है ना। वो फैमिली जैसे ऑब्वियसली रॉकफेलर्स का तो नाम बाहर है इसलिए मैं ले सकता हूँ, रॉकफेलर, फैमिली ऑफ रॉकफेलर्स, ये सब हैं। तो इनको पसंद नहीं आई चीजें, दे डिडंट लाइक इट, दे अपोज्ड इट। तो बहुत मतलब ये थोड़ा अपन जियोपॉलिटिक्स में चले गए, बट पॉइंट ये है कि इट एवरीथिंग इज कनेक्टेड। हम लोग जो इल्यूजन में रहते हैं ना कि यार ये तो अलग चीज हो रही है और वो अलग चीज, ऐसा नहीं होता सर, इट्स एवरीथिंग इज कनेक्टेड। तो बेसिक बात ये है कि इल्यूमिनाटी का ऐसा कोई पैरानॉर्मल एंगल है ही नहीं है। लोगों ने बेमतलब उसको बनाया हुआ है कि वो इस तरह की एक्टिविटीज करते हैं, सैटर्न की पूजा करते हैं, डेविल से डील करते हैं। तो ये जो बेसिकली जो इल्यूमिनाटी का कंसेप्ट है वो प्योरली एक तो आप साइंटिफिक रीच की तरफ है, और दूसरा इनका जो मेन जो पावर इनकी वो है कि ये इतने रिच हैं कि चाहे तो किसी भी कंट्री को किसी गवर्नमेंट को भी टॉपल कर सकते हैं। बिल्कुल 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 बिल्कुल, कुछ भी कर सकते हैं सर, दे आर पावरफुल इनफ टू डूइंग एवरीथिंग। ये रातों रात किसी को करोड़पति बना सकते हैं और किसी करोड़पति को रातों रात गिरा सकते हैं, किसी कंपनी के शेयर्स को धड़ाम से नीचे। बिल्कुल। तो पॉइंट ये है कि पावरफुल बहुत है, लेकिन ऐसे इनका कोई पैरानॉर्मल एंगल नहीं है। दुनिया अभी तक यही सोचती है कि ये वो लोग हैं, एक क्लोज ग्रुप ऑफ पीपल है जो कि इनके कुछ रिचुअल्स होते हैं, उनको ये फॉलो करते हैं, बलियां देते हैं। हाँ। कई दिनों तक ये लोग शैतान को खुश करने की कोशिश करते हैं, फिर उससे डील करते हैं, वरदान लेते हैं। एग्जैक्टली सर, एक्चुअली ना मैं बात ये तो जो मैंने आपको बोला है, दिस इज द रियल चीजें जो मेरी हैं, बट हम क्या होता है ना सर, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। बिल्कुल। तो वो जो चीजें हम लोगों को अननोन है, पैरानॉर्मल एक वर्ड इसलिए बोला जाता है बिकॉज इट इज बियॉन्ड नॉर्मल, इट्स पैरा एंड नॉर्मल, ठीक है। पैरा कमांडोज बोला जाता है ना, नॉर्मल कमांडोज से ऊपर होते हैं, पैरानॉर्मल। तो हम नहीं कर मतलब इट्स लाइक वी कैन नॉट जस्ट डिनाई। हाँ, हो सकता है वो भी। हाँ, यू नेवर नो ना, क्योंकि कई सेलिब्रिटीज की वीडियो, जैसे सबसे फेमस अपने जॉनी डेप ने बोला था कि आई मेड अ डील विद डेविल वंस। अच्छा, जॉनी डेप का था मेकिंग डील विद डेविल। लिंकिन पार्क बैंड का था। तो इनके हैं, तो ये चीजें है ना, मतलब मैं इनको डिनाई नहीं करता, आई एम नॉट श्योर ये कितनी सच है, बट क्या होता है ना सर, देखो पूजा भी हम लोग करते हैं, हम लोग पूजा पाठ करते हैं, हर चीज को करने के पीछे एक साइकोलॉजिकल रीजन होता है। तो अगर वो लोग बलियां देते हैं, मैंने कहा ना प्रोसेस होता है प्रॉपर, एक रिवर्स पेंटाग्राम होता है। पेंटाग्राम हमारे में तो बहुत अच्छा माना जाता है, हिंदुओं में दैट इज रिवर्स पेंटाग्राम, जिसका इट्स मेड अप ऑफ टू ट्रायंगल्स। ट्रायंगल जो ऊपर वाला होता है ना, स्टार बनता है ना अपना, स्टार में तो ट्रायंगल की पीक ऊपर होती है, उनका ट्रायंगल की पीक नीचे होती है। एक ट्रायंगल तो ऐसे और एक ट्रायंगल ऐसे, दैट्स कॉल्ड द रिवर्स पेंटाग्राम। वो उसका ट्रायंगल की पीक नीचे होती है और फिर ऐसे 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 चार वाले, जो दो और वन नीचे,
दैट्स अ रिवर्स पेंटाग्राम जिसे वो लोग पूछते हैं, ठीक है। और एक बैफोमेट होता है विच इज अ सैटानिक सिंबल, अगेन सैटानिक मैं आपको बता ही चुका हूँ, डिमोनिक सिंबल बोलूंगा मैं। बैफोमेट इज बेसिकली गोट का कटा हुआ हेड। और गोट के कटे हुए हेड की भी ये सिंबल है कि अगर आप गोट के कटे हुए हेड की आप फोटो आप लगा दीजिएगा पॉडकास्ट में, इट एग्जैक्टली रिसेंबल्स अ रिवर्स पेंटाग्राम। ओके, मतलब दोनों को आप रिसेंबल करवा सकते वो गोट, सिमेट्रिकल वो एस्पेक्ट, हाँ, गोट का कटा हुआ हेड ही रिवर्स पेंटाग्राम को सिंबलाइज करता है। ये सब चीजें जो बाद में, जिनके लिए मैं गया था बेसिकली चर्च ऑफ सेटन में, बट मुझे बाद में दूसरे सोर्सेज से ये सब चीजें पता लगी। तो दे ऑल्सो, अब ये कुछ डिफरेंट सीक्रेट सोसाइटीज हैं, मैं इनको डायरेक्टली चर्च ऑफ सेटन या इल्यूमिनाटी या फ्री मेसन्स भी इट्स ग्रुप ऑफ रिच पीपल ओनली, है ना, ये इनका ही पार्ट है। तो मैं इन सब से एसोसिएट नहीं करूंगा, बट व्हाट आई एम अबाउट टू टेल यू इज कि ये मेरे डिफरेंट रिसर्चेस थी जिसमें मुझे वर्शिपिंग के तरीके आए, जो मैंने अपनी बुक में भी डाले हैं। उसमें ये होता है कि दे टेंड टू बलि देते हैं, बलि जानवरों की भी होती है। ये होता है, ये भी होता है, ये होता है, ये जो मतलब तो जो लोग बोलते हैं मतलब ये गलत भी नहीं है तो। हाँ, मैं एसोसिएशन नहीं कर रहा, मतलब हमारा पॉइंट ये था ना सर कि इन चीजों से एसोसिएटेड है इल्यूमिनाटीज और के साथ, तो है ही ना, हाँ, एसोसिएशन नहीं है ना। व्हाट आई एम अबाउट टू टेल यू इज ये डिफरेंटली, इट्स लाइक अ सेटन वर्शिपिंग, जो डेविल की वर्शिपिंग हो रही है, डील विद द डेविल, ये वो चीजें बता रहा हूं मैं आपको। मतलब ये डिफरेंट इल्यूमिनाटी, ये डिफरेंट चीज है ऑल टुगेदर। जो मैंने क्वेश्चन आपसे कंसेप्ट पूछा बेसिकली, इट्स अ डिफरेंट प्रैक्टिस ऑल टुगेदर, व्हाट आई एम अबाउट टू टेल यू। तो इसमें कई चीजें मुझे निकल के आई सामने, जैसे मैंने आपको एक दो बैफोमेट और ये बताया। रिवर्स पेंटाग्राम होता है, एक सर्किल बनाया जाता है, उसमें कैंडल्स लगाई जाती हैं, ठीक है। वहां पे आप डेविल की वो करते हो, पूजा करते हो डेविल की, और ये सारी चीजें चलती हैं। इसी में ही कुछ लोग अपना ब्लड से देते हैं, कुछ लोग बलि देते हैं प्रॉपर। ज्यादातर मोस्ट फेमस जो होता है वो एक वर्जिन गर्ल वाला जो चलता है, बट ये वर्जिन गर्ल वाली जो चीज है ना, इसमें ऐसा होता है सर कि एक जो वर्जिन लड़की होती है जिसकी शादी नहीं हुई है और वो वर्जिन है, उसकी बलि देते हैं। अच्छा, डेविल को चढ़ाते हैं और उसको इस लेवल पे ब्रेन वॉश, कई बार तो अब तो फोर्सफुली होता है, बट द थिंग इज की लॉजिक ये होता है कि इस लड़की को हम डेविल को दे रहे हैं तो उसका सोल जो है लड़की का वो डेविल के पास चला जाएगा, जिससे डेविल खुश हो जाएगा और हमको दे देगा, आशीर्वाद दे देगा, या जो भी हमारी विश है वो पूरी कर देगा। तो इस लेवल तक मूवीज में भी दिखाया गया, ये मूवीज में भी दिखाया गया। एक बहुत फेमस मूवी थी, उसका नाम था जेनिफर्स बॉडी, मेगन फॉक्स की, उसमें ये चीज दिखाई गई है जेनिफर्स बॉडी में, वही पोजेशन की मूवी है। तो मूवीज का अपना अलग चलता है, ये चीजें हैं जो मुझे पता चली, थोड़ा बहुत डार्क वेब पे है ये सब चीजें, और आपको मिल जाएंगी। ये मुझे ऐसा लगता है ना, दीज थिंग्स आर मोर साइकोलॉजिकल रादर देन बीइंग एसोसिएटेड टू एन ऑर्गेनाइजेशन, बिकॉज ऑर्गेनाइजेशंस कभी ऐसे काम नहीं करेंगे सर। ऑर्गेनाइजेशन जब कोई चीज बन गई ना तो उसको चाहिए पैसा। आप इन सब चीजों से एसोसिएट होगा, आपको पैसा नहीं मिलेगा, चाहे आप डील विद द डेविल कर लो, सही पैसा नहीं आएगा, ठीक है। तो ये पर्सनल होते हैं कि हाउ बैड ह्यूमन साइकोलॉजी कैन गो। हाँ, बेसिकली साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट है कि शॉर्टकट बन जाएगा। हाँ, और इसके पीछे का साइकोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन ये है कि यार आपने एक बच्ची की बलि दे दी, ठीक है, बेसिकली ऑल हेल लूज। ऑल हेल लूज मतलब आपने सारे इनिबिशंस खत्म कर दिए, आप जानवरी हो गए हो एक तरीके से, अब आप फ्री हो। तो ये फ्री के पीछे ही तो पड़े हैं सब लोग, ये वो फ्री ऑफ थॉट, फ्रीडम, हमें कोई बाउंड्रीज नहीं चाहिए, साइकोलॉजिकल उसको बनाने का उन्होंने तरीका बनाया। हाँ, हमें कोई बाउंड्रीज नहीं चाहिए, हम लिबरेटेड होना चाहते हैं। अब हर आदमी का लिबरेट होने का तरीका अलग है, सही बात है, हर आदमी का तरीका अलग है, वो किस तरीके से लिबरेट होता है। कई लोग जानवर को मार के लिबरेट हो जाते हैं, वो खून देख लेते हैं तो उनका हो जाता है कि बस आई हैव द अल्टीमेट पावर, अब मैंने एक जान ले ली, आई हैव द अल्टीमेट पावर राइट नाउ। भाई गॉड क्या होता है? द वन हु कैन टेक लाइफ एंड गिव लाइफ, है ना। हाफ पार्ट कंप्लीट कर लिया आपने, लाइफ ले ली किसी की भी। ये सब साइकोलॉजिकल, मुझे साइकोलॉजिकल लगता है सर। ये लगने वाला क्या पॉइंट, दिस इज जस्ट मतलब ये एक खराब दिमाग की पहचान है। सही बात। और ठीक है, और आप उस चीज को देखो जो कई लोग बोलते हैं ना, मुझसे क्वेश्चन भी आप क्रॉस क्वेश्चन कर सकते हैं इस चीज पे कि फिर फेमस कैसे हो जाते हैं लोग, सक्सेसफुल कैसे हो जाते हैं। सर सक्सेसफुल होने के लिए क्या चाहिए? एफर्ट्स, एग्जैक्टली। एक दृढ़ निश्चय चाहिए। दृढ़ निश्चय के लिए आपको साइकोलॉजिकली स्टेबल और साइकोलॉजिकली फोकस्ड होना बहुत जरूरी है। दैट थिंग ब्रिंग्स फोकस। इट्स अ रॉन्ग सिस्टम है ना, बिलीफ सिस्टम है। मैंने कर दिया बस, अब तो बस मुझे काम करना है, बस एक भरोसा आ जाता है ना आदमी के ऊपर।
सर थोड़ा सा ऑफ द टॉपिक जा रहा हूँ सर, बिल्कुल बिल्कुल बट मैं साइकोलॉजी की बात चल रही है इसलिए बता रहा हूँ। अघोरियों के बारे में बताता हूँ सर मैं, ये चीज़ भी मैंने अपनी बुक में लिखी है। Okay. अघोरियों के लिए कितने मिसकंसेप्शंस हैं कि अघोरी जो होते हैं दे टेंड टू डू ऑल द डार्क थिंग्स, वो मांस खाना जले हुए का और ये वो सब करते हैं सर। मैं जब अघोरियों पे रिसर्च कर रहा था तो मेरी रिसर्च 3 फेजेस में आई। एक में तो इट वाज लाइक यू डोंट नो एनीथिंग, देन मुझे पता चला कि अघोरी मिसअंडरस्टूड है, बट थर्ड जब मैं और डीप में गया तो मुझे पता चला कि अघोरीज एक्चुअली वैसे ही हैं, कोई मिसअंडरस्टूड नहीं है। ओके अघोरी इज बेसिकली फॉर्म, इट इज अ पार्ट ऑफ शैविज्म। सबसे पहली चीज शैविज्म जो शिव जी को पूजते हैं, नंबर 1। नंबर 2 ये कि शैविज्म के भी फर्दर डिविजन्स होते हैं जिसमें जो तांत्रिक वे ऑफ वर्शिपिंग होती है, एक वो डिवीजन आता है। तांत्रिक वे ऑफ वर्शिपिंग का डिवीजन है अघोरी। ओके उसमें नागा साधु आते हैं, तांत्रिक आते हैं और अघोरी आते हैं। ये 3 डिवीजन आते हैं तंत्रा वे ऑफ वर्शिपिंग में। फिर मंत्र अलग आता है और फिर यंत्र अलग आता है। दिस इज द 3 वे ऑफ वर्शिपिंग लॉर्ड शिवा। इनके सब डिविजन हैं ऐसे ही है। तो जो तांत्रिक वे ऑफ वर्शिपिंग है वो अलग हो जाता है, नागा साधु अलग हो जाते हैं, अघोरी अलग हो जाते हैं। और अघोरी जो होते हैं ना, अघोरी इज द मोस्ट फियर्स, मोस्ट पावरफुल, मोस्ट क्या कहते हैं, शॉर्टकट वर्शिपिंग का ऑफ रीचिंग। क्योंकि एक जो हमारे शिव भगवान है वो बहुत इजीली प्लीज नहीं होते, वो मेडिटेट कर रहे हैं तो उनको भक्तों का पता नहीं चलता। भक्त उतना शक्तिशाली अपने आप को बनाए कि वो शिव जी की नजर में आए, नोटिस में। रावण को भी सर अपने 10 सरों की बलि देनी पड़ी थी तब शिव जी के नोटिस में आया, तब भी नहीं आया। इनफैक्ट ब्रह्मा जी को आना पड़ा। सही बात है, पहले तो ब्रह्मा जी खुश हुए। हाँ, और रावण ने शिव तांडव स्तोत्र लिखा, तो रावण जैसे भक्त को मिलता है शिव का अवतार, वो वरदान राम भगवान जैसे भक्तों को मिलता है। हम तो क्या है सर। तो क्या होता है ना कि अघोरी लोग जो होते हैं वो इस लेवल पे इसलिए जाते हैं कि इसी जन्म में उन्हें शिव के पास शिवलोक में समाना है, उनको शिव जी से मिलना है। तो दैट इज द हार्डेस्ट वे ऑफ वर्शिपिंग। जहां क्या होता है वो पेशाब भी पी लेते हैं, वो लोग फ्लैश भी खा लेते हैं इंसानों का, मल भी खा लेते हैं वो लोग, कचरा भी खा सकते हैं वो लोग। तो मैंने जब इनको स्टडी किया ना तो मुझे समझ में आया कि ये जो अपन बातें कर रहे हैं ना, खाना वाना, ये वो लोग सर सारे बैरियर्स और इनिबिशन से हट चुके हैं। जो भी चीजें हमें डिस्गस्ट करती है ना उनको नहीं करते। डिस्गस्ट नाम की चीज उनमें एग्जिस्ट नहीं होती। हमारे जो बेसिक ह्यूमन इमोशंस है ना उन सबसे वो ऊपर उठ चुके हैं। बहुत न्यूट्रल फेस मिलेगा एक अघोरी का और आंखों में तेज मिलेगा। सिद्धियां, कई अघोरी तो इस लेवल पे तपस्वी होते हैं कि सिद्धि जागृत कर लेते हैं। वो लोग इधर से गायब हुए इधर आ गए, फ्लाइट उड़ सकते हैं, ठीक है। तो ऐसी ऐसी सिद्धियां आ जाती हैं सर अघोरियों में कई बार। तो लेवल जो उनका वो होता है। हाँ, और वो अघोरी हमेशा अपने आप को आइसोलेटेड रखते हैं सोसाइटी से। नागा साधुज जो होते हैं ना उनको हम लोग कई बार अघोरी मान लेते हैं। नागा साधुज हमारे बीच में होते हैं, अघोरी हमेशा आइसोलेटेड रहेगा। वो ढूंढना ही बहुत मुश्किल। मुश्किल। रियल अघोरी जो होगा उसको आप सर 200 अघोरी हैं पूरे इंडिया में बस प्रॉपर। बाकी सब नागा साधुज हैं। नागा साधुज की वेराइटीज हैं डिफरेंट। अब बोलने में तो कोई भी खुद को अघोरी बोल दे। सही बात है, हम कैसे पहचानेंगे? अघोरीज तो बहुत अलग लेवल हो जाता है सर। बहुत किस्मत वाले कुछ सिद्ध लोग होते हैं जिनको अघोरियों के दर्शन होते हैं। तो इंटरेक्ट करना तो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। तो अघोरियों का जो ये चीजें होती है ना जो मैं आपको बता रहा हूँ कि वो सब कर लेते हैं, वो साइकोलॉजिकल बैरियर्स हट गए हैं अब उनके। दे आर टेक्निकली फ्री एंड वंस यू आर फ्री देन ओनली यू कैन कनेक्ट विद द डिवाइन। नहीं तो आपके बैरियर्स, आपकी भूख आपको परेशान करेगी। आप मेडिटेशन करने बैठो, आप शिव जी का ध्यान लगाने बैठो, घंटे 1.5 घंटे बाद भूख लग जाएगी। सही बात है। तो उनके कंट्रोल बिल्ड कर लिया है उन्होंने। खाना सिर्फ उतना ही जरूरी है जितना जीने के लिए आवश्यक हो। जीने के लिए क्यों आवश्यक है? तो जीना क्यों है? जब तुम्हें इवेंचुअली शिव में मिलना है तो भाई ये शरीर रहेगा तभी तो साधना कर पाओगे। सही बात है। यंत्र तो यही है, वेसल तो यही है, इसी के थ्रू तो जाओगे आगे। सॉरी। तो वो लॉजिक है उनके पीछे का। तो ये अघोरी की स्टोरी बताने पीछे का रीजन यही था कि ये जो वर्शिपर्स होते हैं ना, ये डार्क सेटेनिक और ये जो कल्ट वल्ट वाले लोग होते हैं, साइकोलॉजी इनके पीछे भी यही चलती है। मेथोडोलॉजी गलत है। मेथोडोलॉजी गलत है। इन दी एंड उनको अपना पर्सनल बेनिफिट करना है, इसलिए वो सारी चीजें कर रहे हैं। यहाँ स्पिरिचुअल है सब चीजें, यहाँ पर्सनल कुछ भी नहीं है। कोई मनी या कुछ वो नहीं। हाँ, बट हाँ एग्जाम्पल दिया इसलिए क्योंकि इनिबिशन हटाने का है। दिमाग से जब इनिबिशन हटने लग जाते हैं ना सर, तब आप फोकस में आ जाते हो, तब आप अपने लक्ष्य की तरफ वो हो जाते हो। इनिबिशन हटते हैं तब। जिस गोल को अटेन करना है उसके डार्क साइड और पॉजिटिव साइड, ब्राइट साइड दोनों, क्विक साइड। उनको लगता है ना यार जिंदगी भर जीसस को और भगवान को याद करते रहेंगे, क्या पता कुछ मिले भी नहीं मिले, फिर सिंस हो जाते हैं आदमी से।
ग्लटनी सिन से किसी दिन भूख लगा तो मैं 4 बर्गर एक्स्ट्रा खा गया, वो ग्लटनी हो गई, वो सिन है। तो मेरा तो पत्ता कट गया और मुझे चाहिए शॉर्टकट टू सक्सेस। अब मैं क्या करूंगा? सही बात है। मेहनत करनी पड़ेगी उसके लिए। मेहनत करने के लिए मेरे अंदर हिम्मत तो है नहीं, तब मैं क्या करूंगा? आई लुक फॉर द थिंग्स। जहां मुझे कोई आदमी मिलेगा वो कहेगा कि ओके यू मेक द डील विद द डेविल, ऐसा ऐसा करते हैं अपन, ये डार्क रिचुअल करते हैं पूरा का पूरा, ठीक है। माहौल ऐसा क्रिएट होता है कि आपको डेविल साक्षात सामने दिख जाता है एंड यू मेक द डील विद द डेविल। आप अपना सोल दे देते हो उसको, ठीक है। यार आदमी ने सोल ही बेच दिया तो फिर इनहिबिशंस कहाँ रहे फिर लाइफ में? सही बात। अब तो वो सक्सेसफुल होने के लिए साम दाम दंड भेद लगा देगा, वो सब कर देगा। ऐसी सर मेरे पास एक स्टोरी आई थी जी जैसा नहीं कि सर बाहर की इंडिया में भी ऐसा होता है, मतलब जी। जो स्टोरी थी मुझे भी नहीं पता, मैं उसको मतलब एक्नॉलेज तो नहीं कर सकता कि वो रियल थी या नहीं थी, बट उसमें ये था कि एक इंसान था, उसको बदला लेना था किसी से, तो उसने जो ब्लैक मैजिक का सहारा लिया और उसने अपनी आधी सोल उसको दे दी कि मेरी हाफ सोल पे तेरा वो रहेगा, पर तू मेरा बदला पूरा कर। अच्छा, इस लेवल की भी उसने डील की थी। अब वो रियलिटी है या नहीं है वो तो कोई नहीं जानता, बट दैट वाज अ स्टोरी। तो उसमें उसने प्रॉपर डील किया था डेविल के साथ, और उस जब वो मतलब डेविल था या जो भी कोई वो चीज हाँ थी, एंटिटी होगी जो जो भी एंटिटी थी वहां पहुंची, और उसने इतनी वो फियर्स थी कि कितने लोग आ गए उसको हटाने पर वो हटा नहीं पाए, क्योंकि उसका जो उसको जो सबसे बड़ा वो मिला था, उसका जो आप रैंसम बोल लो उसको, उसकी फिरौती जो उसको मिली थी वो ये थी कि भाई आधी सोल मेरे को मिलने वाली है। ये ब्लैक मैजिक ही है सर। ब्लैक मैजिक अपनी इंडिया में भी बहुत प्रोमिनेंट है, ब्लैक मैजिक वाली चीज जो है। एंड ब्लैक मैजिक, मैं वही कह रहा था, कल्ट वाली जो है ना, ये सब ब्लैक मैजिक का पार्ट है। सर ब्लैक मैजिक की बात चली है तो मतलब आपकी लाइफ में कभी कोई ऐसी किस्सा या कहानी है जहाँ पे किसी डॉक्टर के साथ ऐसा कोई इंसिडेंट है? क्योंकि मोस्टली मेरे पास भी एक स्टोरी आई थी, उसमें वो अलग था, वो डिवाइन एक्सपीरियंस था। एक डॉक्टर थे तो उनके साथ एक अच्छी स्पिरिट उनके पास रह गई थी, एंड वो शायद अभी भी है उनके साथ, कोई अजमेर के डॉक्टर हैं, उनका मुझे एड्रेस तो नहीं पता। बट आपकी लाइफ में ऐसा कोई एक्सपीरियंस रहा हो जहाँ पे डॉक्टर्स इन्वॉल्व हो इस चीज़ के? सर अजमेर के ही डॉक्टर्स हैं जिनकी मैं आपको स्टोरी बताने वाला हूँ। चलो एक और बार अजमेर पहुंच। हाँ, तो वो जो अजमेर में जो डॉक्टर्स हैं, है ना, वो उन्होंने मेरे को, वो बेसिकली क्या है, वो जो दोनों डॉक्टर्स हैं उनके जो बेटा था वो मेरा जूनियर था कॉलेज में। एंड क्या होता है ना कि ये ज़्यादातर जो भी ये चीज़ें ऐसी होती हैं वो आउट ऑफ द जेलेसी की जाती हैं, किसी को भी नीचे गिराने के लिए, समबडी इज़ गोइंग सक्सेसफुल। तो बेसिकली क्या हुआ, हम लोग दोनों ऐसे ही बात कर रहे थे एंड उसकी जो मम्मी थी उसने मेरे को बताई ये चीज़ कि मम्मी जो थी वो छत पे वॉक कर रही थी, टू एंड फ्रो वॉक कर रही थी। एंड वॉक करते करते वो जो रूम होता है ना सर जिससे सीढ़ियाँ आती हैं और हम छत पे एंटर करते हैं, है ना, तो व्हेन शी वाज गोइंग टू एंड फ्रो, तो जब वो दूसरी तरफ से उस रूम की तरफ मुड़ी तो उन्होंने देखा कि 4 परछाइयां घर में एंटर की। अच्छा, वो जो एंट्रेंस होती है घुमटी इसको बोलते हैं। घुमटी, हाँ, 4 ह्यूमनॉइड मतलब इंसान जैसे 4 परछाइयां शैडो अंदर घर में घुसी, उस रूम, ब्लैक शैडोज उस घर के अंदर घुसी। तो उनको लगा कि यार थक गई हूँ, सुबह से पेशेंट्स देख रही हूँ एंड ऑल दैट, तो शी इग्नोर्ड, उन्होंने उस चीज़ को बिल्कुल इग्नोर कर दिया। तो जब वो हुई इंसिडेंट्स, उसके बाद व्हेन शी केम, तो उन्होंने ऑब्वियसली मेरे जूनियर से बात की, तो उसने बोला कि मम्मी थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है मेरे को भी, और आज मतलब बहुत नेगेटिव सी फीलिंग आ रही है एंड ऑल दैट। तो बेसिकली क्या हुआ, वो एकेडमिकली अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा था कुछ टाइम से, उसका इससे रिलेशन नहीं है, बट वो मेरे पास आया तो मैंने उसको सजेस्ट आउट किया कि यार एक बार देख ले, स्टार्स में कुछ गड़बड़ चल रही हो, एस्ट्रोलॉजी चेक करवा ले अपने को। क्या, अब मैं बहुत स्ट्रांग बिलीवर हूँ कि सर यू शुड कीप ऑल वेपन्स इन आर्सनल, मतलब मैदान में सारी हथियार होने चाहिए, एक पे डिपेंड नहीं कर सकते आप। तो मैंने कहा यार कुछ नहीं बैठ रहा है तो एक बार चेक करा दे। तो ये उसी दिन उसको पता चला कि उसने बोला कि आप उनके एक परिचित एक एस्ट्रोलॉजर हैं, एक आंटी थी, उनकी फैमिली फ्रेंड है, उनको सिद्धियां प्राप्त है अपने दादाजी से। तो वो प्रोफेशनली एस्ट्रोलॉजी नहीं करती, बस विद द हेल्प ऑफ दो सिद्धीज शी कैन टेल। आपके दादाजी जैसा हिसाब है उनका, है ना। तो वो आंटी को उन्होंने घर पे बुलाया था जन्म पत्री दिखाने के लिए। तो जब आंटी घर पे आई ना तो शी फेल्ट नेगेटिविटी घर में, उनको तो घुसते ही पता लग गया, उनको घुसते ही पता लग गया। तो उन्होंने पूछा कि घर पे कुछ गड़बड़ है क्या, क्या है क्या नहीं है, उन्होंने इंक्वायरी की। तो फिर उन्होंने पूछा कुछ दिखा कि आपको कुछ साइटिंग हुई क्या, ये हुआ क्या, वो हुआ क्या। तो उन्होंने बोला कि मेरे को ऐसे ही बस ऐसा लगा था कि कोई अंदर घर में घुसा एंड ऑल दैट। तो उनको इंस्टेंट क्लिक कर गया कि आप अपने ना हस्बैंड को कॉल करो एक बार,
उसके जो फादर थे मेरे जूनियर के, उनके जो हस्बैंड थे वो गए हुए थे बैंगलोर कॉन्फ्रेंस में, डॉक्टर्स की कॉन्फ्रेंस थी वहाँ पे। तो व्हेन शी कॉल्ड तो अंकल ने फ़ोन पिक नहीं किया, तो टेंशन हो गई। फिर उन्होंने कहीं कहीं से नंबर किसी और का लेके कॉल किया, तो पता चला अंकल जो है वो हॉस्पिटल में एडमिट है, बैंगलोर में आईसीयू में। एंड क्या हुआ है किसी को नहीं पता, कोई डॉक्टर कुछ भी डायग्नोसिस नहीं कर पा रहा है। कोई कह रहा है ब्रेन का इशू है, कोई कह रहा है हार्ट में प्रॉब्लम आ गया, कोई कह रहा है हार्ट अटैक जैसा सीन आ रहा है। टेस्ट रिजल्ट्स सारे पॉजिटिव हैं, कुछ टेस्ट रिजल्ट्स नॉर्मल है सारे, डायग्नोसिस नहीं बैठ पा रहा है कि व्हाट सडनली हैपेंड टू दिस गाय। और उनको आईसीयू पे रखना पड़ रहा है। और वो यहाँ से बिल्कुल ठीक गए थे? वो यहाँ से ठीक गए थे, और उनको ऐसे कोई पुराना कोई इशू? कोई भी कुछ भी इशू नहीं था। ही जस्ट कोलैप्स्ड वहाँ कॉन्फ्रेंस में, और उनको फिर एडमिट करना पड़ा। और आंटी को तो पता भी नहीं थी ये चीज़। आंटी को जब ये आई ना इनके घर पे, एंड शी सेंस्ड एवरीथिंग। और बिकॉज कल तो उन्होंने शैडोज देखी, और उसी दिन मेरे जूनियर से बात हुई, नेक्स्ट डे सारी चीजें हो गई। उन्होंने बुलाई लिया घर पे, तो नेक्स्ट डे पता चला, उन्होंने कॉल किया तो पता चला कि वो हॉस्पिटलाइज्ड है। आंटी को पता ही नहीं थी ये चीज़। तो फिर क्या हुआ कि उन्होंने कहा कि किसी ने आप पे ब्लैक मैजिक कर दिया है। अच्छा। यही आउट ऑफ जेलेसी, रीजन कुछ पता नहीं था। और किसने किया भी नहीं? नहीं, उनको पता था, उन्होंने बताया, मुझे नहीं बताया, मेरे जूनियर ने ऑब्वियसली। तो ही सेड समबडी फ्रॉम फैमिली का ही था उनका कोई। तो ब्लैक मैजिक का जब पता चला तो फिर उन आंटी ने उनको टोट के बताया, उन आंटी ने पूजा करवाई, हवन रखवाया एक घर में। हवन रखवाने के बाद जब सब चीज़ें हो गई, सारी चीज़ें हो गई, तब आंटी बोली कि चलो अब देखो क्या है क्या नहीं है। तो जिस मॉर्निंग हवन हुआ, नेक्स्ट डे मॉर्निंग में हवन होने के बाद आंटी जब शाम को दोबारा से वॉक कर रही थी ना, तो वो जो 4 शैडोज थी वो उनको उस कमरे से बाहर निकलती हुई दिखी। अच्छा, वापस से? तो वो अंदर जो आती हुई दिखी थी, दैट वाज ट्रू। और फिर जब एवरीथिंग सब हो गया उसके बाद उनको बाहर जाती हुई भी दिखी वो 4 शैडोज। फिर उन्होंने आंटी को कॉल किया दोबारा से, और उन्होंने बताया कि ऐसे मुझे वो बाहर जाती हुई दिखी हैं। देन शी कॉल्ड हर हस्बैंड, अंकल को कॉल किया, तो पता चला अंकल भी वहाँ पे रिकवर करना शुरू हो गए। ये फर्स्ट हैंड एनकाउंटर हुआ, इसने मेरे को हिला दिया। इसने तो उनको भी हिला दिया होगा। हिला दिया। वो लोग भगवान को मानते नहीं थे इस इंसिडेंट से पहले। मोस्टली ना सर ये ना नॉन बिलीवर के साथ ज्यादा होता है, मैं ऑनेस्टली बताऊं तो। क्योंकि नॉन बिलीवर हिल जाता है ना सर। भाई आज हमें मान लो किसी, जैसे मैं अपना बताता हूँ, मेरे किराए में ना नीचे एक आंटी रहा करती थी, तो शी वॉज वेरी इनफेमस फॉर डूइंग ब्लैक मैजिक। मेरे घर वाले और सब लोग बोलते थे कि इससे थोड़ा बच के रहना, और कई पंडितों ने भी वार्न किया था। तो अब क्या होता है ना, मैं तो बिलीवर हूँ, मैं बजरंगबली का भक्त हूँ, तो मैं बहुत कैजुअल होता था इन चीज़ों को लेके। क्या कर लेंगी, क्या ही कर लोगे मतलब। क्योंकि मेरे पास तो कार्ड है, मैं सीधे बजरंगबली को करूँगा, प्रभु आओ और बचाओ, है ना। तो एक नॉन बिलीवर को जितना बुरा हिट करती है ना ये चीजें, उतना बिलीवर्स को नहीं करती। बिलीफ सिस्टम हिल जाता है ना। बिलीफ सिस्टम हिल जाता है ना। आज मुझे पता, अगर मान लो कल को मुझे भूत भी दिख गया, मैं डरूंगा, नो डाउट मैं नहीं डरूंगा, आज तक तो कभी दिखा नहीं, बट अगर दिख गया मैं डरूंगा। बट डरने के बाद मेरा पहला रिएक्शन ये नहीं होगा कि मैं एकदम प्रभु ब्लैंक हो गया, प्रभु भगवान बचाओ। तो वो मुझ पे इतना नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं डालेगा एज अ बिलीवर, जितना वो एक, क्योंकि वो आदमी क्वेश्चन में सेल्फ डाउट में चला जाएगा ना यार, उसका पूरा बिलीफ सिस्टम हिल गया कि यार ये क्या हो गया। मेरा हिल गया था सर ये स्टोरी सुन के। वो अपने घर की बता रहा है, ऐसा भी नहीं है कि किसी कहीं से सुना के इधर उधर आके। मैंने जैसे पिछले पॉडकास्ट में भी कहा, मेरे साथ कभी कुछ नहीं हुआ है, भगवान की कृपा हमेशा रही है मुझ पे। बट द थिंग इज कि मेरे आसपास लोगों के इतने एक्सपीरियंस हो गए हैं कि मैं डिनाई नहीं कर सकता चीज़ों का। एक मेरे खुद के घर की बात है, मेरे खुद के घर का इंसिडेंस है, मेरे शादी का एक्चुअली, है ना। तो मेरी शादी का है, और एक दूसरा और मेरे इन लॉज की साइड का है, मैं उनका भी नहीं बताऊंगा बिकॉज ऑब्वियसली सुनेंगे तो पता लग जाएगा। उसके पेरेंट्स ने बंदे पे कर दिया था अपने बेटे पे। किसी मतलब कोई पर्टिकुलर रीजन? पर्टिकुलर रीजन ये था बिकॉज उनको ये था कि उनका बेटा उनसे सेपरेट आउट हो रहा है और उनको अपने बेटे को उसमें करना है। उसके रीजन से वो सेपरेट आउट हो गए हैं परमानेंटली। 3 मिसकैरेजेस हुए। फिर बताया, तब पता चला कि ऐसे ऐसे ब्लैक मैजिक हुआ। उन्होंने कहा कि शगुन की कुछ रखते हैं चीज़ें शादी के बाद की, वो चेक करो। तो उसमें वो शगुन की चीज़ों में ना एक कपड़ा जो था उसको कट कर रखा था उन्होंने, नारियल में कपड़ा बांध के देते हैं, कपड़ा कट कर रखा था। अच्छा। हाँ, ऐसे उसके थ्रू वो काम किया, ऐसे टोट के कर रखे थे शादी के दिन ही।
फिर इवेंचुअली व्हेन थिंग्स सेटल डाउन, सब चीज़ हो गए, अब उनके एक बेबी गर्ल है 2 इयर्स की। बट ऐसे मेरे घर के इंसिडेंट्स हैं ये। और मेरी शादी में तो सर ब्लैक मैजिक का नहीं था, बट इट वाज अ पैरानॉर्मल इंसिडेंट्स। अच्छा, वो क्या था वो वीडियो में रिकॉर्डेड है, वो है भी आपके पास है? मेरे पास, मैं आपको दिखा दूंगा, अभी है, क्योंकि मेरे पुराने वीडियोस जो मैंने क्लेम किए थे पॉडकास्ट में, हमने हाँ वो सर मेरा क्या फोन से उड़ गए। हाँ 1.5-2 साल के थे वो लोगों ने सारे। वो जो आंख पे पट्टी बांधने हाँ तो वाला, वो बट क्या है पर वो, लोगों ने एक्नॉलेज किया उसको हाँ वो कि क्योंकि बात है। मिड ब्रेन टिकर के आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे वो वीडियोस। अच्छा सर एक सेकंड, आउट ऑफ द टॉपिक अगेन, वो मिड ब्रेन वाली जो चीज थी ना, उसमें किसी 2-4 लोगों ने कहा कि अभी एक 2023 में एक मूवी रिलीज हुई है नेटफ्लिक्स पे, तो मैंने उसकी स्टोरी नरेट कर दी। तो फॉर ऑल ऑफ योर काइंड इन्फॉर्मेशन, 2023 की जो मूवी है शायद वो मेरे स्टोरी सुन के बनी होगी, क्योंकि मेरा इंसिडेंट जो है वो 2019 का है। बहुत पुराना है। हाँ, तो वो मेरा खुद का एनकाउंटर्ड इंसिडेंट्स था। नहीं वो तो कई बार लोग ऐसे सर मजे भी ले लेते हैं। हाँ तो मेरी शादी में क्या हुआ था सर, क्या होता है, ऐसा बोलते हैं कि जब शादी ब्याहों में ना आदमियों को चाकू रखने होते हैं, मेल को, और फीमेल्स भी रखती हैं, बिकॉज ऑल द नेगेटिव एंटिटीज ट्राई, हम उस टाइम क्या बहुत वल्नरेबल होते हैं अपने। हाँ ये सब चीजें मुझे मेरी शादी में पता चली सर, उससे पहले मैं नॉन बिलीवर था, है ना। तो मुझे जब पता चला ये सब चीज़ों के बारे में, मैं भी हिल गया। तो वो वीडियो में क्या है सर कि मेरी वाइफ बैठी है, उसकी हल्दी की रस्म चल रही है, एंड क्या कहते हैं कि जो उसकी फ्रेंड थी वो नीचे से नोट ऐसे उठा रही थी, कुछ नोट थाली से गिर गए थे, तो शी वॉज पिकिंग अप द नोट, तो उसने एक नोट उठा के थाली में रखा 10 रुपए का, और जैसे ही उसने दूसरा नोट उठा के रखने आई, वो नोट उसके हाथ से गायब हो गया। गायब हो गया। तो उसको लगा कि वो नोट नीचे गिर गया है, ठीक है, तो वो दोबारा झुकी, बट वो नोट वहां नहीं था। अब वो मेरे पास वीडियो में है, मैंने उसको वीडियो को बहुत जूम इन करके 0.25x स्पीड पे करके भी देखा है, फ्रेम बाय फ्रेम करके भी देखा है। वो एक फ्रेम में वो नोट है उसके हाथ में, सेकंड फ्रेम में वो नोट गायब हो गया उसके हाथ से। कोई पता नहीं चला, कुछ पता नहीं वो कहाँ गया, हाथ में से गायब हुआ है सर। ये वीडियो तो हम देखना चाहेंगे, मैं बिल्कुल दिखाऊंगा आपको, आप लोगों को भी वीडियो में जरूर दिखाऊंगा सर, मुझे देंगे वीडियो तो आप भी देखें और बताएं कि 10 का नोट आगे गया कहाँ। हाँ तो फिर हमें जब पता चला, हमें नहीं पता था ऐसा कुछ हुआ है, बिकॉज उसने भी हमें शादी में बताया नहीं कि यार ये, उसने इग्नोर कर दिया। बट क्या वो उसके फोन में ये वीडियो रह गया। अच्छा। तो उसने एक दिन हमें भेजा, वो डरी पड़ी थी बहुत बुरी तरीके से कि बॉस ऐसा 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 हो गया, मेरी जूनियर भी है, तो बॉस ऐसा 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 हो गया देखो। हाँ हम लोग हिल गए उस दिन वो वीडियो देख के। तो फिर मैंने उसके ऊपर फिर चालू किया स्टडी, बिकॉज मैं नहीं मानता कि यार कुछ तो रीजन होगा। तो सर साइंटिफिक कुछ रीजन नहीं है, बट इसके पीछे रीजन ये आया कि हमारे जो पितृ होते हैं और कुछ पॉजिटिव स्पिरिट्स होते हैं, दे कम टू ब्लेस अस ड्यूरिंग द मैरिज फंक्शंस, और ये हमारे जो पूर्वज होते हैं उनके स्पिरिट्स वापस आते हैं। तो कुछ स्पिरिट्स जो होते हैं वो कुछ ले जाते हैं। तो वो 10 रुपए जो वो लेके गए ना, बेसिकली वो आशीर्वाद दे के फीस ले ली उन्होंने अपनी। तो ये बात आपको कैसे पता चली? लेकिन ये बात ऐसे पता चली सर कि मैंने जब पूछा ना, भाई ऑब्वियसली बड़ों को एक्सपीरियंस होता है, घर वाले सर आप उनसे कुछ भी ऐसी पैरानॉर्मल बात करो, वो इतने कैजुअल होते हैं ना हर चीज को लेके। ये तो होता है। हाँ ये तुम्हें अब पता चला यार, ऑब्वियसली हमें पता चला, हमारे सामने भी हुआ है, आप लोग कितने कैजुअल हो। तो बड़े, और ये सिर्फ मेरी फैमिली नहीं, आप किसी भी फैमिली में देखना, बड़े बूढ़े बहुत कैजुअल होते हैं। तब उन लोगों के थ्रू पता चला, इधर उधर से भी मैंने बात की, कुछ ऑब्वियसली जो नोन होते हैं जैसे बाबा होते हैं और एस्ट्रोलॉजर्स जो होते हैं, इन लोगों से बात की मैं, तब मुझे समझ में आया कि ये चाकू रखने के पीछे का भी यही रीजन होता है। इसीलिए प्रोटेक्शन के लिए आपका रखा जाता है, बिकॉज व्हेन पॉजिटिव स्पिरिट्स कम, नेगेटिव स्पिरिट्स डू कम, क्योंकि आप उस टाइम सबसे वल्नरेबल स्टेट में होते हो। शादी भी ऐसा बोला जाता है कि एक पर्टिकुलर जब नक्षत्र बैठते हैं ना आपके, तभी उसी दिन शादी की जाती है। सही बात है। तो नक्षत्रों का जब अलाइनमेंट स्टार्ट होता है तब कुछ ऐसा हिसाब किताब बैठता है जहां पे हम लोग बहुत वल्नरेबल हो जाते हैं, हम लोग बहुत स्पिरिट रेल्म से कनेक्ट हो जाते हैं। मुझे तो ऐसा लगता है, मुझे नहीं पता सच होगा या नहीं होगा, मेरा अपना सोचना है तो कि जब शादियों का जो प्रोसेस स्टार्ट होता है तो उसमें एक इनिशिएशन प्रोसेस स्टार्ट होता है। आप देवताओं को बुलाने जाते हो, पीले चावल करते हो, तो आप इनविटेशन देने जाते हो, इनविटेशन गणेश जी को इनवाइट करते हैं। हाँ, तो उस रूट पे नेगेटिव एनर्जी भी आ सकती होंगी और पॉजिटिव भी आ सकती है। क्योंकि सर ये ना ये अगेन मेरी बुक का एक कॉन्सेप्ट है जिसको मैं अंतरलोक कहता हूँ। देयर आर लोकास डिफरेंट, अंतरलोक इज स्पिरिट रेल्म। सर एक बार आपकी बुक की बात करते हैं, मतलब आप किस टॉपिक पे बुक लिख रहे हैं और ये कब आने वाली है?
सर आने वाली है कब मैं नहीं बता पाऊंगा, बिकॉज मैं अभी पब्लिशर ढूंढ रहा हूँ, मैं प्रोसेस में चल रहा हूँ। बुक मेरी जो है बेसिकली फिक्शनल नॉवल है, ठीक है, एंड फिक्शन के साथ मैंने कुछ चीज़ें बेसिकली ऐसा किया है कि एक अवतार की ओरिजिन स्टोरी है आज की दुनिया में, ठीक है। इन द मॉडर्न वर्ल्ड एक अवतार आ रहे हैं विष्णु जी के, जो कि कल की अवतार से पहले हैं। तो काल चक्र जो होता है हमारा, हम लोग काल चक्र पे चलते हैं। हमारे बोला जाता है कि टाइम इज साइक्लिक, है ना। फिजिक्स में बात करें तो टाइम इज लीनियर, बट लीनियर होता है टाइम, इट इज ट्रू, लीनियर इट्स फॉर अस। तो हम कभी दोबारा रिपीट नहीं होने वाले, बट द इवेंट्स डू रिपीट। टाइम का ये लॉजिक होता है अगर आप हिंदू माइथोलॉजी से चलें तो। जैसे बोला जाता है कि हमारे टाइम स्केल्स होती हैं, देर आर 14 मनवंतरास। मनवंतरास इज एक मनु की पूरी लाइफ, जो एक मनु स्टार्ट हुआ है, यानी बेसिकली मनवंतरा क्या होते हैं सर, देर आर 14 मनवंतरास, हम लोग 7th में हैं अभी, ठीक है। तो मनवंतरा में क्या होता है कि हर बार अलग ह्यूमन रेस आती है, हर मनवंतरा में देर आर डिफरेंट सप्तऋषिज। तो हर बार सारे इवेंट्स दोबारा से होते हैं, हर बार इवेंट्स होते हैं, और हर मनवंतरा में वो दोबारा इवेंट्स रिपीट होते हैं। तो अर्थ की जो लाइफ बताई है हमारे यहाँ पे, इट इज कंप्लीटली ऑफ 14 मनवंतरास। हम लोग अभी 7th में, हम लोग मिड में। तो हमारे यहाँ पे जो ह्यूमन ओरिजिन हुआ है वो मनु और श्रद्धा से हुआ है, इसलिए मनुवंतरा बोला जाता है, बिकॉज हर बार एक नया मनु आता है, नाम अलग होगा हर बार का। तो ये काल चक्र होता है, ये अपन कभी सब बुक पे जब डिटेल में करेंगे तब आई विल एक्सप्लेन एवरीथिंग। तो काल चक्र में अनोमली आ गई है, देयर इज एन अनोमली इन द काल चक्र, जिसने क्या किया है कि स्वर्ग लोक जो है, स्वर्ग लोक वो जगह है जहाँ पे सारे देवताओं का वास होता है, देवदूतों का वास होता है, देवताओं की अपना खुद का एक ग्रैंड किंगडम है। ये सब मैंने क्रिएट किया है अपने ग्रंथों को और उन सबको स्टडी करके, कि ग्रैंड किंगडम है जहाँ पे जो कॉमन सिटीजन्स हैं उस किंगडम के, जो लोग हैं वो सब एनलाइटेंड स्पिरिट्स है। जो लोग साधु हैं, जो तपस्या से स्वर्ग में चले गए हैं, ठीक है, जो लोग पॉजिटिव सोल्स हैं, व्हेन ह्यूमन डाई वो सोल्स वहां जाके उनके इनहेबिटेंट्स हो जाते हैं। प्लस कुछ लोग वो हैं जो इनिशियल टाइम ऑफ क्रिएशन से हैं, बिकॉज हम तो बाद में हुए, मनुष्य तो बाद में जन्मे हैं, कुछ बीइंग्स वहां पे पहले से एग्जिस्ट करते हैं। तो क्या है ना सर, जो स्वर्ग लोक में जो बीइंग्स हैं वो, प्लस स्वर्ग लोक में बहुत युद्ध लड़े हैं, तो आर्मी जो है स्वर्ग लोगों की, वो कभी कहीं किसी भी ग्रंथ में उसके बारे में डिस्क्रिप्शन नहीं है। सो आई हैव टेकन दिस, आई विल क्लियरली से कि ये क्रिएटिव लिबर्टी है जो मैंने ली है, जिसमें मैंने एक वो पूरा प्रॉपर लोग एक एक्चुअल किंगडम की तरह क्रिएट किया है, जहाँ पे योद्धाज हैं, योद्धाज की अलग अलग हायरार्की है, तो वो कैसे इंटरैक्ट करते हैं सारी चीजें। तो एक ऐसा काल चक्र में अनोमली की वजह से एक इशू आ गया, जिसकी वजह से एक असुर का जन्म हो गया है, जिसका नाम है महारुद्रसुर। तो वो असुर ऐसा है जो अपने आप को शिव के रुद्रों से भी ऊपर मानता है, एंड क्लेमिंग द ही इज द वन ट्रू गॉड। सब देवता सब बकवास हैं, जो हूं मैं ही हूं, तुम सब मेरे नीचे हो। अच्छा। तो एक ऐसा असुर जन्म ले लिया है, तो इस असुर के अगेंस्ट एक अवतार का जन्म होगा, ताकि ये एनॉमली खत्म हो एंड काल चक्र जो है वो नॉर्मली जा पाए, ताकि कल की अवतार काली को मारने के लिए, कलयुग को खत्म करने के लिए आ सके। हाँ, तो इसमें क्या है सर, ये जो अब क्या है ना कि जब हम बात कर रहे हैं 10 अवतार्स की, जो युग अवतार्स हैं, जैसे कल की अवतार आएंगे, वो युग अवतार हैं जो कि जिनके बाद युग बदल जाता है, अच्छा, है ना, जिनके आने के बाद। तो ये बहुत बड़ी स्केल का हो गया चीजें। दिस थ्रेट कलयुगा इज अ वेरी हाई स्केल थ्रेट। महारुद्रसुर जो एक थ्रेट आया है, ये एक इरिटेशन की तरह है। अच्छा। तो दिस इज अबव ह्यूमंस, बिलो गॉड, देवताओं के नीचे है, इंसानों के ऊपर है। तो एक वो मैंने पूरा वर्ल्ड क्रिएट किया है, वहां की स्टोरी है, जहां पे देवता हैं, उनके इन्फ्लुएंसेस, उनकी इंपैक्ट्स कैसे आएंगे इस पूरे उसमें रियल लाइफ में, कैसे ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं, वेरियस कैरेक्टर्स हैं। इट्स नॉट जस्ट एक कैरेक्टर के ऊपर नहीं है, देयर आर मल्टीपल कैरेक्टर्स, सबकी अपनी एक इंडिविजुअल जर्नी है। जहाँ पे एक बच्चा है जो अपने लाइफ के आंसर्स ढूंढ रहा है, जहाँ एक बंदा है जो एक नॉर्मल लड़के से अवतार बनता है, कुछ फीमेल लीड कास्ट हैं जो कि अपने डिसीजन की वजह से एक किस पाथ में चली जाती है और एक किस पाथ में चली जाती है, ठीक है। इंटरनल टर्मोइल्स हैं आपस में योद्धाओं के, देवदूतों के, कि दे हैव टू डील विद, क्योंकि जो महारुद्रसुर है वो कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देता है जहाँ पे स्वर्ग पूरा कॉम्प्रोमाइज हो जाता है।
तो नाउ यू हैव टू गेट बैक स्वर्ग एज वेल, यू हैव टू डिफीट महारुद्रसुर एज वेल। और अर्थ पे भी इनके जो फॉलोअर्स है, एक अलग रिलीजन क्रिएट कर दिया है महारुद्रसुर के फॉलोअर्स ने। महारुद्रसुर के फॉलोअर्स ने एक असुर, और दे प्राउडली से कि हम सब असुर हैं, तो इन्होंने असुर नाम का एक अपने आप में कल्ट क्रिएट कर दिया, एक रिलीजन से हमारे बीच में ही है। तो हमारी कैसे सोसाइटी में इन्फिल्ट्रेट कर रखा है इन्होंने, कैसे पावरफुल प्लेसेस पे बैठ गए। तो जो भी हम लोगों के डे टू डे लाइफस्टाइल है, तो ह्यूमंस की एक अलग वो डायनामिक्स, प्लस योद्धाओं के स्वर्ग लोगों की अलग डायनामिक्स, पेयर्ड विद द ओरिजिन ऑफ एवरीथिंग, अंडरस्टैंडिंग एवरीथिंग। चलिए सर, विश करता हूं आपको बहुत जल्दी हमें पढ़ने को मिले जी इसके बारे में। और हम सर चलते हैं आगे जी। हमारा एक और डिस्कशन हुआ था लास्ट टाइम, वो था जोगणिया जी। एक वर्ड आपने यूज किया था, जी, हम जी, उसको उसमें डिटेल में नहीं जा पाए थे। सर मैं चाहूंगा कि आप एलाबोरेट करें कि मतलब जोगणिया क्या है और क्या कैसे काम करते हैं, इससे क्या रिलेटेड इंसिडेंट हैं जो आपके हाँ सर, जोगणिया मुझे टर्म्स नहीं पता थी, ऑनेस्टली बताऊं तो। मैं बाबा बागेश्वर जो हैं, एक बार उनका एक शॉर्ट मेरे उस पे आया यूट्यूब पे, तो मैंने उनको सुना। उन्होंने वहाँ पे एक पोजीशन को लेके बात बोली थी कि जो गॉड्स होते हैं, देव भगवान जो होते हैं, वो हमारे शरीर में प्रवेश नहीं कर सकते। जैसा मैंने पिछले पॉडकास्ट में बोला था, कोई 200 वॉट एंड 10 वॉट। तो क्या होता है ना सर, बट देवता प्रवेश तो करते हैं, ठीक है। अब मैं जो ये बात बोल रहा हूँ, दिस इज अगेन मेरी स्पिरिचुअल थिंकिंग है। प्रैक्टिकली मुझे पोजीशंस में बिलीव कम है, एंड मैंने पोजीशन बात बोली है, जोगनिया जी से याद आया मुझे, जोगनिया माता से, तो अपन उसको बाद में भी मैं एक बार टच करूंगा। बट जोगनिया का कॉन्सेप्ट क्या है सर, जैसे मेरी बुक में ही जैसे मैंने लिखा कि नॉट द लेवल ऑफ गॉड बट अबव ह्यूमंस, वो लेवल का है हायरार्की जो है, एनर्जी जो है। तो क्या होता है ना कि जैसे सदा शक्ति होती है, शक्ति जो बोलते हैं हमारे यहाँ पे, तो हमारे यहाँ पे जब वर्शिपिंग होती है सर, तो ब्रह्मा, विष्णु, महेश और शक्ति, ये 4 एंटिटीज हैं। जो जिसको मानता है वो उसको ऊपर रख देता है। शैविज्म में शिवजी सदाशिव है, वैष्णविज्म में परम विष्णु और ब्रह्मिज्म में परम ब्रह्मा। ऐसे जो शक्ति को मानते हैं उनके लिए शक्ति सबसे ऊपर है कि भाई सारे देवताओं की उन्होंने वेपन्स होल्ड कर रखी है, तो शी इज द मोस्ट पावरफुल। थोड़ा सा ऑफ द टॉपिक जस्ट टू समझाने के लिए चीज़ को, मेरा जो रिसर्च और मेरी बुक में जो मुझे समझ में आया, हम लोगों का रिलीजन ना सर बहुत साइंटिफिक है। हम लोग भगवानों पे लड़ते रहते हैं, हमने एक को ऊपर कर दिया, हमने एक को नीचे कर दिया। इफ यू अंडरस्टैंड, इन चारों के बिना ना फिजिक्स नहीं है। अच्छा, इन चारों के बिना फिजिक्स नहीं है। क्यों? ब्रह्मा गॉड ऑफ क्रिएशन, विष्णु प्रोटेक्शन, लाइफ गिवर, लाइफ ब्रह्मा प्रोटेक्शन, मेकिंग द थिंग्स वर्क, ठीक है। शिव गॉड ऑफ टाइम एंड स्पेस, ठीक है, एंड ऑल्सो डिस्ट्रक्शन, एंड शक्ति इज एनर्जी, ठीक है। नाउ ब्रह्मा क्रिएटेड एन ऑब्जेक्ट and object is placed in universe. Vishnu will apply the Newton's force. how will that object function? उस object की existence क्या है, उस object का fate क्या है, उस object की journey क्या है, that will be decided by Vishnu, God of protection, God of things। लीला करते हैं प्रभु, लीला करते हैं, ठीक है। एक object का existence का कारण वो विष्णु देते हैं, ठीक है। उस object का destruction वो शिव के हाथों लिखा है। वो ऑब्जेक्ट किस टाइम में चल रहा है, वो शिव। टाइम विल ऑलवेज बी कंट्रोल्ड बाय शिवा। एंड वो ऑब्जेक्ट किस स्पेस में एग्जिस्ट कर रहा है, वो शिव। जहां एटम मॉलिक्यूल्स, अब ने बोलते हैं ना गॉड पार्टिकल अभी डिस्कवर हुआ था थोड़े साल पहले, हिग्स बोसोन। बोसोन के आगे भी तो होगा ना सर, कुछ बोसोन भी तो कहीं एग्जिस्ट कर रहा है। उसको नाम गॉड्स पार्टिकल, गॉड्स पार्टिकल इसलिए दिया लोगों ने, साइंटिस्ट ने उसको गॉड्स पार्टिकल, एग्जैक्टली गॉड पार्टिकल नाम इसलिए दिया बिकॉज यार ये तो हाँ, दिस इज द बेसिक थिंग। तो बोसोन्स भी तो कहीं किसी एग्जिस्ट कर रहे होंगे ना, दैट स्पेस मेरे लिए शिव है, दैट कोर ऑफ एवरीथिंग इज शिवलोक। तो वो ऑब्जेक्ट जहां एग्जिस्ट कर रहा है, जिस टाइम स्केल में चल रहा है, दैट इज कंट्रोल्ड बाय शिव। एंड ये सब चीजें आपस में को एग्जिस्ट नहीं कर सकती इफ देयर इज नो एनर्जी। सही बात है। तो हम लोगों का बहुत साइंटिफिकली डिजाइंड है। तो शक्ति होती है, शक्ति के बाद दुर्गा आती हैं, नव दुर्गा के जो रूप होते हैं, दुर्गा माँ के डिफरेंट रूप होते हैं। इनके नीचे जो देवियां आती हैं, वो इनके दुर्गा के भी डिफरेंट वर्जन्स हैं,
और फिर जोगनियां जो होती हैं वो बेसिकली एक तरीके से गॉड का बेसिक लेवल है, ह्यूमंस के क्लोज, जो सबसे क्लोजेस्ट टू ह्यूमंस है, वो जोगनिया माता जी होती हैं। और जोगनिया माता जी ज्यादातर कुल देवियां जो होती हैं, दे प्रोटेक्ट अ सर्टेन रीजन, वो वहां पे स्थापित हुई हैं, वो अंश है, साक्षात माता का अंश है वो। तो वो उस एरिया की प्रोटेक्टर वो हैं। जैसे कांतारा में थे ना, कांतारा में गुलिका देव और ये थे अपने मैं भूल गया, मैं पंजुर्ली, हाँ, पंजुर्ली देव और गुलिका देव, दे दोज आर द प्रोटेक्टर ऑफ दैट रीजन, इसलिए उनको इतना पूजा जाता है। दोनों का अपोजिट कैरेक्टर था भाई। ऑपोजिट कैरेक्टर था, एक डिस्ट्रक्शन था, एक प्रोटेक्शन था। तो वो उस एरिया के हैं। भगवान ने अपने बेसिकली अंश छोड़ रखे हैं, ये सब अंश हैं। जैसे देवदूत होते हैं, हम देवदूत, तो जोगनियां जो होती है ना सर, जोगनियां वो होती हैं और वो प्रवेश कर सकती हैं मनुष्यों के अंदर। जोगनिया माता ये होती हैं। तो आपने कभी कोई ऐसा केस सुना है, देखा है इसमें ऐसा? सर क्लिनिकली स्पीकिंग मैंने पोजेशंस के केसेस मेरे पास आए हैं, स्पेशली ये माता जी के ही। मैं प्रतापगढ़ में था तब मैंने 2 केसेस देखे हैं। मैं अभी जहाँ 4 चौमा में पोस्टेड हूँ, वहाँ पे मेरे पास भी 2 केसेस आए हैं। और उस आप उनको कैसे मतलब जस्टिफाई? सर स्टीरिया, प्योर स्टीरिया। स्टीरिया क्या कंडीशन होती है? इट इज बेसिकली पेशेंट एक्टिंग करता है बीमार होने की या कुछ करने की, उसके पीछे हमेशा कुछ ना कुछ उसका कुछ। जैसे मैं बताऊं, प्रतापगढ़ में जो केस आया था जिसमें बोला था माता जी हैं, तो हम इमरजेंसी में उस लड़की को ट्रीट कर रहे थे। वो लड़की एकदम वही टाइट वाइट और सब कुछ करके बैठी है, हम उसको पेन स्टिमुलस दे रहे हैं, वो उठ नहीं रही। जबकि ऐसा बोला जाता है कि पोजेशन में यूजुअली जब घोंसली पोजेशन होता है तो पेन स्टिमुलस में रिस्पॉन्ड नहीं करता आदमी, वो पेन स्टिमुलस में भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रही थी सर। और लोग बाग ना, हमारी जो इमरजेंसी रूम था उसकी खिड़कियों पे से हाथ जोड़ जोड़ के खड़े हुए थे सब लोग, गांव वाले कंप्लीटली। ये सर बात है 2020 की। तो वो इमरजेंसी केस है, हमारे दिमाग में थोड़ी आता है पेशेंट देख के कि ये पोजीशन है क्या है। तो हमने उसको बहुत स्टिमुलस दिया, सब कुछ किया, फिर है ना थोड़ा सा दिमाग लगाया हमने। हमने क्या किया, विंडोज सारी बंद कर दी कि कोई भी लोगों को कुछ भी नहीं दिखे हम अंदर क्या कर रहे हैं। जो रिलेटिव्स थे ना, वो रिलेटिव्स को भी सबको बाहर भेजा, सब बाहर जाओ, क्रिटिकल कंडीशन है। अब मैं थोड़े पत्ते खोल रहा हूँ अपने, तो क्रिटिकल कंडीशन है, आप लोग बाहर जाओ। बाहर गए, उस लड़की के कान में एक ही चीज बोली, तेरे को कोई नहीं देख रहा, आँख खोल ले। अच्छा, कोई भी नहीं है। उस लड़की ने हल्की सी अपनी एक आँख खोली, उसने देखा ना कोई भी नहीं है हमारे अलावा, वो उठ गई सर 2 मिनट में। और द मोमेंट उसके जो रिलेटिव्स जिन्हें मैं हमने बाहर भेजा था, उनको लगा कि हम शायद कुछ गड़बड़ कर रहे हैं उसके साथ, उनको डाउट हुआ, दे केम रशिंग इन, और वो अंदर आए और वो वापस फिर से उसको कांपना चालू, कन्वल्जन्स। और वो फिर हमारे समझ में आ गई कि ये क्या इशू है। हमने ऑब्वियसली उसको थोड़ा सेडेटिव्स दिए, सेडेटिव्स दे के उसको रिलैक्स किया, रिलेटिव्स को बाहर भेजा, फिर उससे बात की। बात करने में पता चला कि उसको स्कूल नहीं जाना, उसको जबरदस्ती स्कूल भेजा जाता है। तो जब भी उसको छुट्टियां लेनी होती है ना, उसके अंदर माता जी आ जाती हैं। ये इशू था। और यहाँ पे भी सेम हुआ, चौमा में भी एक लड़की थी, उसको उसकी माँ ने कह दिया था कि तू उस गांव में नहीं जा सकती, फलाने गांव में, ठीक है। तो जब से उसको बैन कर रखा है ना उस गांव में जाने से, तब तक उसको ऊपर की हवा लग गई। ऊपर की हवा लगना मतलब उसमें घोंसली पोजेशन आ गया, उसमें एक स्पिरिट घुस गया। अब वो स्पिरिट उसको पनिश करता है, ये करता है, वो करता है, और डिमांड करता है कि वहां जाना है। बहुत इंस्पेक्शंस, और जब मैंने एग्जामिन किया, उसको देखा तो उसकी बॉडी में यहाँ पे चीरे थे हल्के हल्के, हाथ फोर आर्म पे। तो ये सबसे पहला साइन होता है चेक करने का कि पेशेंट इज गोइंग थ्रू सर्टेन डिप्रेशन और इलनेस। साइकोलॉजिकल इशू था, उसने अपने आप को काट रखा था, उसने अपने आप को हार्म कर रखा था। फिर मुझे और डिटेल में जब मैंने बात की उस लड़की से, मैंने काउंसिल आउट किया, पता किया चीज़ें, तो पता चली कि उस गांव में उसका बॉयफ्रेंड रहता था। 16 साल की लड़की थी, बॉयफ्रेंड रहता था, उसको बॉयफ्रेंड से मिलने से मना कर दिया, तो उसने ये ड्रामा रच दिया पूरा का पूरा, ताकि इस चीज़ से फिर सब लोग जो इसकी इच्छा हो वो पूरी करते हैं। तो मेरे पास इस टाइप के केसेस आए हैं सर ज़्यादातर। मैंने प्रॉपर एक्चुअल पोजीशन का केस क्लिनिकली कभी डील नहीं किया, और अगर आएगा भी तो आई डोंट थिंक कि मेरी फर्स्ट अप्रोच जो होगी वो इस तरफ होगी कि हाँ, बिकॉज मेरे लिए पहला एम ये रहता है कि मैं इसको पहले नॉर्मल सी पे ला दूं, फिर उसके बाद मैं पीछे का इशू देखूं। सर मेरे हिसाब में ना सभी का जो प्रोसेस होता है, इवन जो लोग पैरानॉर्मल में डील करते हो, सबसे पहले मेडिकल वो, जैसे मेरे पास भी कई लोग का आता है मैसेज की हेल्प चाहिए, वो कोई है क्या कॉन्टैक्ट, मैं भी खुद ये बोलता हूँ पहले आप डॉक्टर को दिखा लो, एमआरआई करवाओ, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, सब कुछ पहले, सबसे पहला तो वही है।
वो सब के बाद ही तो लास्ट आपका ऑप्शन बचता है कि चलो ये भी एक बार देख लेते हैं कैसा है। एग्जैक्टली मैंने यही बोला कि अपने म्यान में ना सारे हथियार रखो, साइंस भी करो, ये भी करो, सब चीज़ें होनी चाहिए, बिकॉज वी नेवर नो क्या काम कर जाएगा। बट क्या होता है ना सर, पोजेशन जैसे मैंने कहा, तो गॉडली पोजेशंस के केसेस हमारे पास क्लिनिकली कभी नहीं आएंगे। जिन लोगों में देवता आते हैं ना, तो मैंने अभी आपको देवता की कहानी सुनाई, तो लोग कह सकते हैं कि आदमी कॉन्ट्राइंडिकेट कर रहा है अपने स्टेटमेंट को। मैं कॉन्ट्राइंडिकेट नहीं कर रहा, मैं मेरे पास क्लिनिकल जो केसेस आए हैं मैं उन केसेस के हिसाब से बता रहा हूँ। देवताओं के केस कभी हमारे पास नहीं आएंगे, क्योंकि जिनके अंदर देवता आते हैं उनके अंदर श्रद्धा होती है लोगों की, वो कभी भी उस आदमी को पागल नहीं मानेंगे। सही बात है, वो हमारे पास डॉक्टर के पास कभी नहीं आएगा। हमारे पास ज्यादातर ये भूत प्रेत वाले ही आते हैं। जैसे कांतारा मूवी की तरफ और वापस। देवी वाली तो वो ऐसे आ गई बिकॉज उसकी कंडीशन बहुत ज्यादा खराब हो गई, वो ओवर एग्जैजरेट कर गई अपनी एक्टिंग को। उसने ज्यादा वो कर लिया। हाँ, तो वो एक ही देवी माँ का केस आया था मेरे पास आज तक, उसके अलावा सारे भूत भूत वाले आए हैं। नहीं तो आपको क्या लगता है कि जैसे हमने कांतारा मूवी की भी बात की, तो क्या एक्चुअली ऐसा होता है? क्योंकि हमने भी देखा है, मैंने भी लाइफ में बहुत देखा है। हम जब छोटे थे तो हमारे घर के पास में हमारे एक पड़ोसी थे, हमको नाना जी बोलते थे, तो मेरे को नाम याद है, तुलसी नाना जी थे। तो उनके अंदर भूमिया जी आते थे। तो भूमिया जी जो अपने राजस्थान के रीजन के बहुत बड़े देवता हैं, तो वो उनके अंदर आते थे। तो जब मैंने छोटा सा ही था, मैं, मेरे को आज भी वो मोमेंट्स याद है। एक छोटी सी हमारी गुवाड़ी बोलते थे उसको राजस्थानी लैंग्वेज के अंदर, तो उसमें ऐसे त्रिशूल लगे हुए थे, वहाँ पर वो आते थे, बैठते थे, को माला पहनाते थे, पान खिलाते थे। फिर उसके बाद जो जागन्ना जो बोले बेसिकली, जो हम कंडा जलाते हैं, छाना, उसको जला के उसके ऊपर भोग लगाते थे। फिर वहाँ पे वो मृदंग वगैरह बजते थे, ढोल वगैरह बजाते थे, वो ऐसे हाथ बजाने वाली, मैंने भूल गया नाम उसका, कि मैंने खुद भी वो बजाई हुई छोटे बच्चे की तरह बैठ के। और फिर वो आते थे, उनके अंदर एकदम से उनकी बॉडी के अंदर मूवमेंट शुरू होते थे, और फिर वही सारा प्रोसेस होता, लोग उनसे आगे सवाल पूछते थे, वो उनका जवाब देते थे, ये सब चलता था, हम लोगों ने देखा था उस टाइम पर। सर एक्चुअली मैं अगेन आई वोंट डिनाई, बट मैं इसको 90 और 10 में स्प्लिट करूंगा। 10% होता है, 90% आई डोंट थिंक होता है, और इन जनरल भी आई डोंट थिंक होता है। मैं खुद पर्सनल लेवल पे पोजेशंस का कम बिलीवर हूँ, अगर आप मुझसे ओपिनियन मांगो तो, एंड आई विल एक्सप्लेन कि मैं क्यों बिलीवर हूँ, नॉन बिलीवर हूँ पोजेशंस को लेके। पहली चीज़, मेरा एनकाउंटर नहीं हुआ है। दूसरी चीज़, पहले मेरे साथ कुछ होता है, फिर मैं उस पर एनालिसिस करता हूँ, फिर मैं अपना मुंह खोलता हूँ। सही बात है ना? तो मेरे को जो समझ में आता है ना सर, पोजेशंस का क्या होता है कि बी इट गॉडली और बी इट स्पिरिचुअल, ये आत्मा वात्मा जो भी पोजेशंस है, साइकियाट्रिक पहले बताता हूँ। जो मेरा एनालिसिस है वो ये है कि ये ना ट्रिगर होते हैं। जो भी पोजीशन में हो रहा है, जैसे आदमी के साथ कुछ भी हो रहा है, जैसे आपने बताया सारी चीजें, वो सब होने के लिए एक सर्टेन एनवायरनमेंट चाहिए, एनवायरनमेंट क्रिएट करना होता है। जैसे मंत्र चल रहे हैं, पूजा पाठ चल रही है, बहुत अच्छे लेवल की पॉजिटिव एनर्जी है, श्रद्धा है, यू फील कनेक्टेड विद गॉड, और ऑल ऑफ अ सडन वहां पे कुछ लेडीज, बिल्कुल, डू यू थिंक उनमें देवी आई होगी? आई डोंट थिंक। वो ट्रिगर हुई है, एज इट इज ट्रिगर हुई है, क्योंकि वो जो 10% मैं दे रहा हूँ ना, 10% तो सर हम डॉक्टर्स देते ही हैं। अब कोई मुझे यूं कहे कि यार आप कैसी डबल बातें कर रहे हो, मैं डबल बातें नहीं कर रहा। हम लोग जब प्रिस्क्रिप्शन भी लिखते हैं ना सर, तो उस पर जो RX होता है, दैट इज रेफरेंस टू गॉड, ओके, विच मीन्स आई एम प्रिस्क्राइबिंग, यू हील, आई एम रेफरिंग यू टू द गॉड नाउ। आई हैव रिटन द मेडिसिन, मैंने दवाइयाँ लिख दी हैं, अब मैं आपको रेफर कर रहा हूँ भगवान के पास, अब आप वो ठीक करेंगे आपको। सर्जन कभी नहीं बोलेगा कि द केस इज ऑपरेशन इज 100% सक्सेसफुल। सर्जन्स कभी नहीं बोलेंगे। सही बात है। वो हमेशा यही करेंगे, कहेंगे कि इट्स 90%, 95%, क्योंकि वो 5 और 10% एरर जो होता है वो हमेशा भगवान के पास होता है। साइंस इज ऑलवेज लिंक टू स्पिरिचुअलिटी। इसरो में देख लो, डॉक्टर्स को देख लो, किसी को भी देख लो। तो वो 10% एरर जो होता है सर, वो मैं हमेशा दूंगा। जैसे कांतारा का आपने बोला, वो मैं दूंगा, बट 90% में एक साइकोलॉजिकल चीज़ होती है कि वो एक एनवायरनमेंट होता है जहाँ पे लोगों को ट्रिगर मिलता है। ट्रिगर मिलने के बाद उन लोगों में वो चीज़ें आने लग जाती। मेरे हिसाब से इज मोर सॉर्ट ऑफ अ मेंटल इलनेस। हाँ, अब मैं ये चीज़ बोलता हूँ कि मेंटल इलनेस है तो फिर लोग बाग वो भारी भारी सामान कैसे उठा लेते हैं, 5-5 आदमी क्यों लग जाते हैं पकड़ने के लिए और ये करने के लिए? तो सर उसके पीछे का सिंपल लॉजिक है एड्रेनलिन। जब एड्रेनलिन रश होता है ना बॉडी में, तो एक सिपाही भी है ना, 6 अभी फील्ड मानेकशॉ की मूवी आई है, सैम बहादुर, 9 गोलियां खा के ही सर्वाइव्ड, है ना? सर हमारे कोटा के ही हैं, मैं नाम भूल गया उनका, अभी 3 साल पहले केस था, आई विश मुझे नाम याद आ जाए, मैं स्क्रीन पे जरूर लगाऊंगा उनका नाम, मुझे नाम याद आ जाए।
तो वो हमारे कोटा के ही हैं, सोल्जर हैं, और उनको बहुत सारी गोलियां लगी थी, शायद पता नहीं कि 15 या 17 या 8 या 20, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, 2 साल पहले न्यूज़ में बहुत आया था। एंड ही सर्वाइव्ड। हाँ, क्योंकि सर जब एड्रेनलिन हिट करता है ना, तब आपके पेन रिसेप्टर्स नम हो जाते हैं और आपके अंदर इस लेवल पे स्ट्रेंथ आ जाती है कि जो कि सुपर नेचुरल ही लगती है। जब आदमी पजेस, वो जो ट्रिगर होता है ना, जब उसके वो मैकेनिज्म हिट होते हैं, तो बेसिकली अब आपके ब्रेन में भी क्या इनिबिशन सेंटर्स होते हैं सर। अगर मैं आपको मेडिकल उसमें बताऊं, तो जो मैंने आपको शुरू में बात कही थी ना, अघोरियों वाली एंड कल्ट वाली, इनिबिशन हटाने वाली, वो लॉजिक यही है। ये हमारे यहाँ पे इनिबिशन सेंटर्स होते हैं, देयर आर मेनी, हमारे कॉर्टेक्स में ही ऐसे सेंटर्स होते हैं जो हमें कई चीजें करने से रोकते हैं। जैसे अगर एक बच्चा गर्म थाली से एक बार जल गया, तो वो एक इनिबिशन सेंटर, वहां पे एक मेमोरी सेट हो गई है, वो उस इनिबिशन सेंटर को ट्रिगर करेगी कि नेक्स्ट टाइम कोई गर्म चीज टच नहीं करनी। आप बुरे से बुरे में भी आग के पास नहीं जाओगे। बिल्कुल सही बात है। वो एक इनिबिशन सेंटर आ गया। तो इनिबिशंस बिल्ड होते रहते हैं, जैसे जैसे बच्चा ग्रो करता जाता है, एक्सपीरियंस के साथ इनिबिशंस भी ग्रो करते रहते हैं। नए नए एक्सपीरियंस, नए नए इनिबिशंस बिल्ड करते रहते हैं। तो जब आप पोजीशन वाली उसमें स्टेट में जाते हो ना, तो आपके इनिबिशंस खत्म हो चुके हैं। मुझे पता है कि यार ये चेयर उठाना मेरे लिए भारी है। क्यों भारी है? बिकॉज मेरा दिमाग भी कह रहा है भारी है, इसलिए मेरी मसल्स को भी वो है। बिल्कुल सही बात। क्योंकि जब भी कोई चीज फंक्शन होती है ना बॉडी में सर, कोई भी एक्शन होता है, तो इट्स जस्ट नॉट द पॉजिटिव स्टिमुलस, इट्स ऑलवेज पेयर्ड विद द नेगेटिव। एसिटाइलकोलिन होता है एक न्यूरो ट्रांसमीटर जो पॉजिटिव देता है इम्पल्स, उसकी भी डोज ज्यादा ना हो जाए, इसीलिए साथ में एक ग्लाइसिन या गाबा, ये 2 न्यूरोट्रांसमीटर सेक्रीट होते हैं उसको काउंटर बैलेंस करने के लिए। ओके, ठीक है, जोश में ज्यादा कुछ ना कर जाए। हाँ, तो जब ये रेशियो गड़बड़ हो जाएगा ना, तो जोश में आदमी ज्यादा कर जाता है। यू टेंड टू लिफ्ट हेवी ऑब्जेक्ट्स, आप उठा के फेंक दोगे, 4 आदमी लग जाएंगे आपको संभालने के लिए। और इसमें तो सर परफेक्ट एग्जांपल है ना, एक दिखाया जाता है कि एक आदमी है जो बचपन से एक बछड़े को उठा रहा है, हाँ, उसके साथ साथ ग्रो कर रहा है, साथ ग्रो कर नॉर्मल आदमी वो नहीं कर सकता, लेकिन वो रोज कर रहा है उस काम को। जब वो एक सांड बन गया तो उसको भी वो कंधे पे उठा पा रहा है, क्योंकि उसके अंदर कभी वो इनिबिशन बिल्ड हुआ ही नहीं ना। और इसका एक बहुत परफेक्ट एग्जांपल मुझे भी याद है। मैं बहुत छोटा था, मतलब 8 या 9 साल का, मैं डिस्कवरी देखने में मुझे बहुत शौक था। तो उसमें एक सीरीज थी, इसमें आप सरवाइव कर जाते हो। तो उसमें एक पता नहीं कोई शायद माउंटेनियर था, कोई था, तो वो गिरा, मतलब शायद लैंडस्लाइड हुआ, वो गिरा और उसके पैर के ऊपर आकर एक चट्टान गिर गई, उसका पूरा पैर क्रश हो गया, लेकिन पैर अलग नहीं हुआ। अब जब ये हुआ तो उसको बहुत तेज पेन फील हुआ, लेकिन विद इन 15-20 मिनट्स उसका पेन गायब हो गया पूरा। मतलब उसकी बॉडी ने उसकी जो वो स्टिमुलस थे, जो भी पेन रिसेप्टर्स थे, उनको नम कर दिया। और जब तक उसके पास मदद नहीं आई तब तक वो जिंदा रहा, उसको पेन नहीं है। और जब वापस डॉक्टर्स आए, उसको निकाला, उसका हेल्प हुआ, जब जाकर उसको वापस से पेन फील होना शुरू हुआ। तो कुछ ऐसी चीजें होती हैं, मतलब जो हमारी जो फाइटिंग मैकेनिज्म है बॉडी की, वो कुछ ना कुछ ऐसा क्रिएट करती है कि सर्टेन पॉइंट के बाद उसको नम करवाई देती है। तो ऐसा एग्जाम्पल एक और है सर, जहाँ पे हमारे एक आर्मी के जनरल रह चुके हैं, यान कार्डोजो। वो जब वॉर फाइट कर रहे थे तो उनका एक लैंड माइन पे पाँव गया, और वो लैंड माइन पे पाँव जाके वो पाँव उनका फट गया। तो वो ही वॉज वेरी डीपली वुंडेड, पाँव पूरा डैमेज नहीं हुआ, बट बिकॉज वॉर चल रहा था एंड ही वॉज लाइक कि मैं अब लाइबिलिटी नहीं बनना चाह रहा मेरे लोगों के ऊपर। तो जस्ट बिकॉज कि वो आगे सस्टेन कर सके, उनको कोई मेडिकल एड देने के लिए वो मर जाते अगर वो करते नहीं तो उन्होंने अपनी खुकरी से अपना ही पाँव काट दिया। वो जो पाँव था वो एम्प्यूट कर दिया उन्होंने वहीं के वहीं 20 लड़ाई में, एंड टाइट बैंडेजिंग करके अपनी ब्लीडिंग और वो सब रोक दी, और कि फिर ठीक है अब ले जाओ मेरे को। ही रिफ्यूज टू डाई। तो वो जो एक वो आती है ना कि एक आर्मी में बहुत फेमस कोटेशन चलती है कि यदि मेरा जो टारगेट है वो करने से पहले अगर मौत मुझे आ गई तो मैं मौत को भी मार दूंगा। ये वो लक्ष्य नहीं छोड़ूंगा। हाँ, लक्ष्य नहीं छोड़ूंगा, ये वहां से आती है थिंकिंग। तो अब ये चीज देखो आप, इवेंचुअली ही बिकेम द फर्स्ट ऑफिसर जो कि आर्मी की फिटनेस टेस्ट को क्रॉस किया विद 1 लेग। उन्होंने जयपुर फुट लगाया नया, और उस जयपुर फुट के उस पर उन्होंने आर्मी की फिटनेस टेस्ट, खड़ी पहाड़ी माउंट एवरेस्ट की चढ़ दी उन्होंने उस नकली पाँव और उस पाँव के साथ। एंड ही बिकेम द फर्स्ट डिसेबल्ड, और आई शुड से मोर बेटर देन एबल्ड। तो बहुत सारे डिसेबल्ड लोग हैं जो एबल से बहुत ज्यादा बेटर है। एबल्ड लोग तो रोते रहते हैं। हाँ, उनके पास बहुत कुछ है, फिर भी तो मुझसे इसलिए ही नहीं हो रहा, मुझसे इसलिए हो रहा। उन लोगों को देखो जिनसे भगवान ने नेचुरल वो एबिलिटी छीन ली, उसके बाद उनसे वो बेटर करके दिखा। एग्जैक्टली। तो
अब ये कैसे हो सकता है सर, ये भी तो गॉडली चीज है ना। सही बात। ये हम कहाँ सुनते थे, ये हम हमारे ग्रंथों में सुनते हैं पुराने, कि यार बलि दे दी, अपनी खुद की गर्दन काट दी और ये कर दी। इसलिए भी लड़ते रहे। आपको शायद मैं बताऊं सर, चेन्नई में वहां पे मंदिर है जहां पे लिटरली पूजा जाता है उन लोगों को जिन्होंने कभी कभी अपनी स्वयं की बलि दी है। क्योंकि शिव जी की पूजा का है में जो मैंने एस्पेक्ट बताया आपको, अघोरी, नागा और तांत्रिक में एक डार्क एस्पेक्ट ये भी आता है जहां पे बलियों का कल्चर है। और पुराने जमाने में जो बलियां थी वो खुद की दी जाती थी, और ये कल्चर जो है रावण से चालू हुआ है। तो शिव जी को खुश करने के लिए रावण ने अपने 9 सर काटे थे, 10वां भी काटने वाला था, तब ब्रह्मा जी ने रोका आके बीच में। तो 9 बॉडी पार्ट्स की जो उससे रावण से पहले सिंगल बॉडी पार्ट की बलि दी जाती थी कोई सी भी, रावण को आने के बाद डिफरेंट बॉडी पार्ट से 9 बॉडी पार्ट्स काट के चढ़ाए जाते थे, जिसमें ऐसा होता था कि कई बार तो खुद का सर ही काट देते थे लोग बाग। तो जिन ने भी अपनी बलियां दी हैं भगवान को खुश करने के लिए, साउथ में होती है उनकी पूजा, बिकॉज शिविज्म का जो ओरिजिन है ना वो कश्मीर में है, बट डोमिनेंट जो है वो कश्मीर और साउथ का है, तमिलनाडु में शिविज्म जो है। तो जो एक्चुअल शिविज्म होता है ना खतरनाक वाला, वो यही फॉलो होता है। अभी एक ऐसा इंसिडेंट हुआ था गुजरात में जी, हंस, नाम भूल गया मैं उनका, मैंने उसका वो कवर भी किया था। उनमें 2 हस्बैंड वाइफ थे जी, और उन दोनों ने एक प्रॉपर वो बनाया था स्ट्रक्चर। हाँ, तो कुछ उनके एक छोटा घर था, घर के पास में टेंट का उन्होंने कुछ बना रखा था, उसमें वो पूजा वगैरह किया करते थे कुछ। जी, और अल्टीमेटली लास्टली उन्होंने हवन किया, उसके बाद उसने मशीन सी बनाई थी, उसमें अपनी गर्दन रखी और यहाँ से रस्सी छोड़ दी, तो ऊपर से ब्लेड आके गिरी हाँ। और वो ऐसे पोजीशन थे कि सिर्फ हवन कुंड के अंदर जाकर। दिस इज गॉडली, ये आम आदमी नहीं कर सकता। बट ये हुआ कैसे, इसके पीछे का साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन क्या है? दैट इज एड्रेनलिन। ही वॉज इन दैट हाई, तभी हो सकता है। तो इट्स बेसिकली स्टेट ऑफ हाई। सही बात है। आप एक हाई की स्टेट पे हो जहां पे आके यू आर परफॉर्मिंग द टास्क जो कि बहुत ज्यादा डेयरिंग है। और हमारे सर 2 ही होते हैं, फियर और फ्लाइट। अब इसके बीच में अगर कोई भी आदमी कुछ भी कहे ना कि मैं तो ऐसे रिएक्ट करता हूँ, मैं वैसे करता हूँ, डूड वो तुम्हारा वे है इन 2 सेगमेंट में फिट होने का। सही बात है। या तो आप फियर होते हो, या तो आप डर जाते हो, या आप फाइट करते हो। या तो आप भाग जाओगे या आप वहां खड़े होकर लड़ लोगे। जैसे हाँ, हमारी पहले बात चल रही थी राजा महाराजाओं की, शेर से लड़ जाते थे। लड़ सकता है कोई आदमी? पृथ्वीराज चौहान शेर से लड़ लिए थे। गुरुओं की भी, सिखों के गुरुओं की भी आती है शेर से लड़ने की, कि मुंह फाड़ दिया। संभाजी महाराज ने टाइगर को हरा दिया था। सर टाइगर एक पंजा मार देता है ना, आदमी फट जाता है। मेरे पास केस आया है, आपके पास आया? मेरे पास एक केस आया था टाइगर अटैक का, प्रतापगढ़ में था जब मैं। फट गया था वो आदमी। कहाँ पे अटैक किया था उसको सर? सॉरी, वो टाइगर अटैक नहीं था, लेपर्ड अटैक था। पर वो आदमी अपनी भेड़ों को बचाने के लिए भिड़ गया लेपर्ड से। उस लेपर्ड ने उसकी पूरी थाइज को फाड़ दिया था, थाइज और उसकी चेस्ट कैविटी को। हमने बैठ के स्टिच किया था उस आदमी को और उसको बचाया था। उसके कम से कम 6 यूनिट ब्लड चढ़ा था, 6 से 7 यूनिट ब्लड। उसका क्लॉ ही बहुत बड़ा होता है। हाँ, तो टाइगर का तो बहुत लेपर्ड तो छोटा होता है सर, टाइगर का तो एक पड़ जाए ना तो आदमी कुछ नहीं बचता आदमी का। तो आप सोचो वो लोग टाइगर से लड़ लिए थे, तो कैसे हो सकता है ये चीज? अब आप ये थोड़ी बोलोगे कि उनमें भगवान आ गए थे, देवता आ गए थे, या कुछ स्पिरिट आ गया था जिसने कर दिया। इट वाज प्योर फियर एंड फ्लाइट। इस वजह से वो लोग ये टास्क कर पाए। रिएक्शन था उस मोमेंट पे, उस मोमेंट भागे या लड़े। आज ऐसा हो कि कोई आदमी जा रहा है, उसके बच्चे ऊपर अटैक हो जाएगा, तो ये थोड़ी सोचेंगे भाग जाओ उसको छोड़ के। और राजा थे, राजाओं के लिए तो, उस टाइम के राजाओं तो वैसा होता था कि यार दिस इज द डिसाइसिव मोमेंट। मैं कैसे मुंह दिखाऊंगा अपनी प्रजा को कि मैं शेर से भाग के आ गया? तो वो चीजें होती थी सर। तो मेरा बताओ ना, मैं अभी 4-5 दिन पहले एक वीडियो देख रहा था, उसमें एक बेसिक क्लिफ थी, क्लिफ से पानी बह रहा था और नीचे झरना जा रहा था। तो उसमें एक मदर ने एक चीज रॉक को पकड़ रखा था और अपने बच्चे को बचा रही थी, लटका के पकड़ लिया था उसने। तब लोग भाग भाग के आ रहे थे उसको बचा। और जब पानी का फ्लो इतना तेज था कि अकेला आदमी, अगर वो खुद अकेली होती है ना तो शायद वो खुद बह जाती। हाँ। लेकिन उसका बच्चा नीचे लटका था, उसने उसको पकड़ा हुआ और खुद को बैलेंस किया हुआ है। अरे सर, आप उस लेडी को नॉर्मली मगरमच्छ दिखा दो उस सिचुएशन के अलावा, उसको डर जाएगी। सही बात है, वो डर जाएगी नॉर्मली। तो पोजेशन का जो मेरा जो लॉजिक है ना, वो यही है। वी टेंड टू डू थिंग्स व्हेन द प्रॉपर ट्रिगर हैपेंस। जब एक ट्रिगर मिलेगा ना तो वो सब चीजें एग्जीक्यूट हो जाती है सबकॉन्शियसली। वो सारा सबकॉन्शियस माइंड आपका टेक ओवर कर लेता है आपके कॉन्शियस माइंड के ऊपर, आपके ऊपर कंट्रोल नहीं रहता। हाँ, तो आपका जो नॉर्मल जब पोजीशन खत्म होता है ना, जब आदमी वापस आता है, तो एक तो वो बहुत डिस्ट्रेस्ड होगा,
लेथार्जिक हो जाएगा, ताकत ही नहीं बची है क्योंकि पूरे उसके एनर्जी खत्म हो चुकी है। एंड दूसरी चीज, उसको ब्लैकआउट का एपिसोड आएगा, उसको कुछ याद नहीं होगा कि मैंने हुआ क्या है, मैंने किसको क्या बोला है, क्या नहीं है। अब गॉडली पोजीशंस जो होते हैं ना, गॉडली पोजीशंस में क्या ये चीज आ जाती है कि लोग बाग कुछ चीजें प्रोटेक्ट कर देते हैं। उसमें भी मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि एक तो गॉडली पोजीशंस ना हर आदमी में नहीं आ सकते, उसके लिए यू हैव टू बी वेरी एनलाइटेंड एंड अ गुड सोल। सही बात है भाई भगवान ऐसी वेसल थोड़ी चूज करेंगे आने के लिए कि जो करप्टेड आदमी है इधर उधर, या गृहस्थ जीवन में जी रहा है बढ़िया, उसने कोई अपनी लिमिटेशंस नहीं कर रखी, उसने कोई सैक्रिफाइसेस नहीं कर रखे और उसमें भगवान आ गए, ऐसा कभी नहीं होता है। नहीं होता, सही बात। फिर लोग इतनी साधनाएं क्यों करते? साधनाएं क्यों करते हैं? भगवान से मिलने के लिए तो करते हैं। तो भगवान यदि आ रहे हैं नंबर 1 तो वो ऐसी चीज होगी, और दूसरी नंबर 2 कि फिर वो बोलते हैं ना कि प्रेडिक्शन किया, कुछ बताया या ये किया वो किया, बस वो चीजें मेरे को थोड़ा सा वो कर देती है कि हाउ। सर मुझे ऐसा लगता है बिलीफ सिस्टम का पार्ट है। उन्होंने जो एक्चुअली कई बार ऐसा होता है ना कि हम जो बोलते हैं कि अगर आप कुछ करना चाहो तो पूरी कायनात मिलाने पे लग जाती है। जैसे मैं बताऊं गांव में होता है सर, अब एक पॉसिबल एक्सप्लेनेशन है, आई एम नॉट श्योर मैं कितना सही हूँ इस चीज को लेके, बट पॉसिबल एक्सप्लेनेशन ये, गांव में सबको सबका पता होता है किसके घर में क्या चल रहा है। सही बात है। तो यदि मान लो कि किसी की वाइफ से झगड़ा चल रहा है, ठीक है, और वो देवता के पास आया कि प्रभु मेरी बीवी से क्या करूं मैं, तो सबकॉन्शियसली तो सजेशंस आते ही है ना, हमारे इनर वॉइस तो बोलती है, उसकी इनर वॉइस ने आउटर में बोल दिया, उसने बोल दिया कि यार तू तलाक ले ले, तो भी वो आदमी खुश है कि चलो भगवान ने कह दिया छोड़ना इसका पीछा तो छोड़ो, और उसने कहा कि यार बेटा गलती तेरी तरफ से हो रही है, तू थोड़ा सॉर्ट आउट कर ले, तो इट्स अ विन विन सिचुएशन। सही बात। तो वो मुझे लगता है, बट हम डिनाई नहीं कर सकते सर, कोई भी चीज है ना, बिलीफ भावनाएं सब कुछ जुड़ी होती है, भावनाएं जुड़ी होती हैं, और भावनाएं भी सर ऐसे थोड़ी जुड़ती, भावनाएं भी जुड़ती तब है जब किसी को कुछ फल मिला है, जिसकी कुछ हुआ है। होता है सर, ऐसा नहीं है कि हम इन चीजों को एग्जैक्टली डॉक्टर्स भी वही अच्छे होते हैं जो रिजल्ट ला के देते हैं, तभी उनके साथ इमोशनल कनेक्ट होता है, अदरवाइज डॉक्टर्स तो बहुत सारे हैं ना मार्केट में। नहीं सर, सही बात है। तो चीजें बहुत सारी होती है, और अभी भी दुनिया में ऐसी बहुत सारी चीजें जिनको शायद है ना हम जानते हैं ना हमने एक्सप्लोर किया है, और चीजें चलती रहती है। तो आई होप आज हम लोगों ने बहुत सारे पॉइंट्स पे डिस्कशन किया, चीजें बहुत सारी हमारी हम लोग बेसिकली नॉर्मल साइंस की तरफ ज्यादा गए आज, इंटेलेक्चुअल पैरानॉर्मल, और हमने अपने एंगल से चीजों को एक्सप्लेन करने की कोशिश की। आई होप आप लोगों को बहुत मजा आया होगा हमारे साथ जुड़ के। और सर बिफोर एंडिंग, यस, एक लास्ट एपिसोड में एक कैलकाटा से आपकी व्यूअर थी सोमा शंकर जी करके, उनका कमेंट आया था, तो मैंने उनको कमेंट पे रिप्लाई बैक किया था कि मैं उनकी जो इशू है उसको एक्नॉलेज करूंगा। बिल्कुल सर। तो उन्होंने एक इशू रेज किया था कि उन्होंने क्या एक सर्टेन ऑपरेशन हुआ है, उस ऑपरेशन के बाद उनको पहले शी यूज्ड टू डिस्गस्ट, बहुत उनको घिन आती थी और उनको ब्लड से प्रॉब्लम होती थी, उनको वॉमिटिंग आ जाती थी ब्लड देखते ही। तो आफ्टर ऑपरेशन उनका जो ब्लड से डिस्गस्ट है वो टोटली ख़त्म हो गई जब उन्होंने अपना ब्लड देखा रेड कलर का। ऑल्सो फिर उन्होंने शी स्टार्टेड वॉचिंग पोस्टमार्टम वीडियोज़ ऑन यूट्यूब, एंड नाउ शी इज़ लाइक कि मैं भी पोस्टमार्टम कर दूँ, हाँ, कि मैं पोस्टमार्टम कर सकती हूँ किसी का, मेरी टोटल डिस्गस्ट ख़त्म हो गई है। तो मैं उनको रिप्लाई देना चाहता हूँ कि मैम, फनी थिंग पहले बताता हूँ, फिर अगर आपको जो पहले डिस्गस्ट होती थी ना ब्लड से कि आप प्यूकिश फील कर रही हो, आपको वॉमिटिंग आ रही है, तो सर मेरे क्लास का जो टॉपर था ना वो बेहोश हो जाता था खून देख के, डॉक्टर। अच्छा, हाँ, तो वो इंसान है। तो इट्स नॉट कि आप पहले प्रॉब्लम थी कि आप ब्लड देख के ही हो रही हो, प्रॉब्लम मुझे अभी लग रही है जिस स्पीड से और जिस फ्रेम शिफ्ट जो आपने की है, इट्स नॉट गुड, बिकॉज ब्लड से डिस्गस्ट होना चाहिए आदमी को। अगर डिस्गस्ट खत्म हो गई है तो इट्स नॉट एन इशू, क्योंकि एक वही है जैसे हमने इस पॉडकास्ट में भी डिस्कस किया कि एक इनिबिशन था आपका, जो इनिबिशन खत्म हो गया है, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम थिंग। बट यू स्टार्टेड वॉचिंग पोस्टमार्टम वीडियोज एंड आपको वो चीज़ें भी अफेक्ट कर रही है, यू आर गोइंग इन द रॉन्ग डायरेक्शन मैम, आपको वापस से बैकआउट होना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि आपके साथ जो भी हुआ है आप उस चीज़ को ये लो कि मैं साइकेट्रिकली जा रही हूँ तो मैं अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर रही हूँ, देयर इज़ नो नीड। जैसे कई बार ना कुछ चीज़ें नहीं करने में कोई हार्म नहीं होता, एंड जो भी आपके साथ हो रहा है इट्स क्वाइट नेचुरल। हम डॉक्टर्स के साथ भी यही होता है। मैं एक छोटा सा बात बताता हूँ सर इसी रेफरेंस में। हमारी जब फर्स्ट ईयर में हम लोग कैडेवर्स डिसेक्ट करते हैं, तो जब कैडेवर डिसेक्ट करते हैं ना तो बहुत घिन आती है। पहले दिन तो वो कैडेवर सपने में आता है,
पहले दिन तो तूने मुझे काट दिया और वो मैं तुझे वापस काटूंगा। हाँ, उसकी आत्मा कहीं भटक रही होगी। वो कैडेवर आता है सपने में, हाथ में से जो बदबू आती है फॉर्मेलिन की, वो बदबू 2 दिन तक नहीं जाती हाथ से। और उस फ्रेम से हम लोग स्टार्ट होते हैं और हम लोग इवेंचुअली इतने कैजुअल हो जाते हैं कि ठीक है यार, क्या है, बॉडी तो है। उस चीज को हटाने के लिए जैसे कुछ लड़के जो होते हैं ना, जो डिस्गस्ट हो जाते हैं पोस्ट कैडेवर्स और उन सब से, तो हमारी मैम ने एक लड़के को पनिशमेंट दिया था। एब्डोमेन कैविटी ओपन की, उसका हाथ विदाउट ग्लव्स अंदर डाल दिया और बोला आधे घंटे तक हाथ अंदर ही रखना अब। ओ भाई, जस्ट दैट कि उसका वो डिस्गस्ट चला जाए। और वो एक डॉक्टर के लिए जाना बहुत जरूरी है। व्यूअर्स को सुनने में लग रहा होगा कि इट्स हार्श या इट्स गलत, बट एग्जैक्टली हम में अगर डिस्गस्ट, एम्पैथी होनी चाहिए, बट टू अ सर्टेन एक्सटेंट, कि आप बस उसकी समस्या समझ सको, आप उसकी समस्या के पार्ट मत बन जाओ। ठीक है, डिस्गस्ट एम्पैथी हमारा जो होता है ना सर, हिपोक्रेटिक ओथ का रूल नंबर 1 यही है कि फॉर अ डॉक्टर देयर इज नो कास्ट, देयर इज नो क्रीड, देयर इज नो रिलीजन, देयर इज नो सेक्स। सेक्स मीन्स मेल फीमेल, है ना। देयर इज नो गुड नो बैड, आपके इनिबिशंस नहीं है कुछ भी। अ पेशेंट इज अ पेशेंट फॉर यू, मेल फीमेल भी नहीं है जब आप उसको ट्रीट कर रहे हो। तो ये इनिबिशन की चीजें होती हैं। आपको मैम उस डायरेक्शन में जाने की जरूरत नहीं। वट एवर हैपनिंग विद यू इज परफेक्टली नॉर्मल, बट यू डोंट हैव टू कैरी फॉरवर्ड विद इट। आपको उसके साथ आगे जाने की जरूरत नहीं है। आप ज्यादा आगे चली गई हो, इट्स अ रेड फ्लैग साइन। तो प्लीज मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आप ज्यादा ना जाएं एंड यू आर नॉर्मल। जस्ट डोंट गो टूवर्ड्स जहाँ पे वो चीजें ओसीडी या किसी साइकेट्रिक इलनेस में कन्वर्ट हो जाए। मैं बस यही बोलना चाहूंगा मैम को। चलिए सर, तो एक लाइटर नोट पे हम लोग चीजों को एंड अप करते हैं और बिल्कुल। खत्म करते हैं अपने आज के इस पॉडकास्ट को। आई होप आप सभी लोगों को ये पॉडकास्ट बहुत पसंद आने वाला है और अपने व्यूज और क्वेश्चंस आप कमेंट सेक्शन में जरूर डाल सकते हैं। हम लोग मिलते हैं अपने अगले एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।